हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केयरबेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी कि सिंपल देखा जाए तो आज हम बात करने वाले आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के जितने भी पॉसिबल 2 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में। इसका फायदा क्या होगा कि आपको यूनिट 1 से लेकर 5 तक का हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा। तो एग्जाम में जो भी आएगा आप लोग आराम से जो है लिख के आ सकते हो। बाकी अगर बात करें आज के इस वीडियो के बारे में तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या होता है, ये पूरा जो निचोड़ वीडियो आपकी होती है कि यहाँ पे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं। अब इससे पहले हमने आपके फार्माकोलॉजी थर्ड के किए थे, तो आपका एग्जाम कैसा हुआ ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बाकी मैच कितना हुआ ये भी बताना है। तो जब हमने आपके 2 मार्क्स वाले देखे तो ये मानो कि 9 क्वेश्चन आपके एज इट इज जो है इस वाली वीडियो से आ गए थे, इसीलिए ये वीडियो इतनी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो यहाँ पे अगर छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन मिला दिए जाए तो उन 2-3 क्वेश्चन से मिला के एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है जो आपके 7 या 10 मार्क्स में भी हेल्प करेगा। तो वो भी हेल्प होती है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपके पूरे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट ओवरव्यू, क्विक रिवीजन या बोल सकते हैं महा रिवीजन वीडियो यहां पे देखने को मिल जाती है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, आप लोग जानते हो कि 2 वीडियो आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास या टॉप करा सकती हैं। पहली तो ये आपकी होगी 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो, दूसरी होती है आपकी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो। तो इस सब्जेक्ट की ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो बायोफार्म टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन वीडियो, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी केवल फार्मा ऐप के अंदर जो है सब कुछ कवर है, आप जाके इनरोल कीजिए और एक ही जगह जो है सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। अब चलिए अब डायरेक्टली जो अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, टाइम ज्यादा नहीं, एग्जाम टाइम है, तो चलिए अपने क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन बायो फार्मास्यूटिक। तो अगर हम बात करें इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि ये हमारा क्या होता है, तो देखो यहाँ पे 2 वर्ड हमारे आ रहे हैं। पहला हमारा आ रहा है बायो, दूसरा हमारा आता है फार्मास्यूटिक। तो जो बायो वर्ड है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करता है लिविंग बींग्स को, यानी कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे ये पूरा का पूरा बायो वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। फिर हमारे यहाँ पे आता है फार्मास्यूटिक। अब फार्मास्यूटिक आप लोगों ने इतना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं कि मान लो कोई भी हमारा ड्रग है, जैसे मान लो XYZ, मान लो कि ये हमारा एक टैबलेट है, तो इस टैबलेट की यानी कि इसमें जो ड्रग हमारा प्रेजेंट है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल केमिकल क्या होती है, अब फिजिकल में देखा जाए तो ये सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है या किस में, देन इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। केमिकल में देखा जाए तो ये कौन सी रिएक्शन पे कितना करेगा, कहीं टूट तो नहीं जाएगा। इसके बाद फिजिकल में और देखा जाए तो इसका नेचर क्या है, मतलब लाइपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है। तो ये सारी बातें हमारी इसमें प्रॉपर्टीज में आ जाती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसे जो भी हमारा ड्रग होता है ना उसको हम बॉडी में देते हैं, बॉडी में जाके वो अपना काम करता है। तो ये हम पूरा का पूरा फंडा फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे थे, यानी कि बॉडी के अंदर ड्रग की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे ये ड्रग है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दें या मान लो हमारी बॉडी में जाए और इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, मान लो ये लाइपोफिलिक था हाइड्रोफिलिक होता है, तो क्या इसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में बदल जाएगा। इन्हीं सबको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बनाया एक नया सब्जेक्ट बायो फार्मास्यूटिक्स, और इसमें हमने क्या किया, दोनों यानी कि फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक ड्रग है और ये हमारी बॉडी में जाके अपना एक्शन दे रहा है, यानी कि प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारी क्या ड्रग है। तो यहाँ पे ये हम देखने को मिलता है कि मान लो ये ड्रग है, अगर इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर दें, मान लो हमने इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, तो क्या इस ड्रग के एक्शन में भी कुछ चेंज आएगा, यानी कि प्रॉपर्टीज की वजह से हमारे एक्शन में क्या चेंज आ रहा है, वही सारा फंडा हम जो है बायो फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बाकी देखो इसमें मेन हमारे 4 ही काम आएंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। बस हमें क्या करना है कि मान लो ये हमारा एक ड्रग है, तो ये टैबलेट जब बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और एब्जॉर्प्शन पे कहीं उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या इफेक्ट डाल रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी प्रॉपर्टीज क्या इफेक्ट डाल रही है। फिर सेम हमारा आगे, यानी कि सिंपल क्या है कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जो जर्नी कर रहा है उस जर्नी के दौरान हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो उस ड्रग के इफेक्ट में क्या चेंजेस कर रहे हैं, यही हमें जो है इसके अंदर पढ़ना होता है। तो अब आपको जो है बायो फार्मास्यूटिक का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और लिखनी जरूर है भाई, मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। इसके अलावा आपको ये वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों सभी का शेयर कर देना है कि भाई वीडियो आपकी आ चुकी है, एक बार जाके जरूर से जो है चेकआउट कर लो। अब हम बात करें अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड हमारा आता है डिफाइन ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करनी है। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे कोई भी टैबलेट वगैरह हम खाते हैं वो हमारी क्या होती है, यहाँ से मतलब पेट में जाएगी, तो ये पूरा माउथ की तरफ हमारी जा रही है पेट में, स्टमक में। अब स्टमक में जाके उसका डिसोल्यूशन टूटती है पूरी हमारी, उसके बाद यहाँ मिक्स होती है, फिर हमारी जाती है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है कि अब वो हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ये जो टैबलेट थी ये हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मान लो ये ड्रग था, पूरा बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद वो हमारे ब्लड के अंदर पहुंच गया। तो यही जो प्रोसेस होती है जिसमें जो ड्रग हमारा होता है वो ब्लड के अंदर पहुंच जाता है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड ही घूम रहा है, तो ड्रग का हमारे ब्लड में पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ड्रग हमारा ब्लड में पहुंच जाता है वो अपने बाकी के एरिया में जाएगा, टारगेट साइट पे जाएगा, जहां
पे उसको हमने खाया था और वहाँ जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए जो है ड्रग का एब्जॉर्ब होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या है कि इट द प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव फ्रॉम साइट ऑफ यानी कि जहाँ से आप इसको खा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन की साइट है, वहाँ से लेके आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी कि आपके ब्लड में पहुँचने तक की जो पूरी प्रोसेस है वही हमारे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अब इसमें और क्या देखते हैं एब्जॉर्प्शन में, तो इट डिटरमाइन द रेट एंड एक्सटेंट एट विच ड्रग बिकम अवेलेबल फॉर एक्शन। यानी कि सिंपल यहाँ पे क्या है कि रेट मतलब है कि ये ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है तो कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि ये जा रहा है तो कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में पहुंच रहा है, मान लो आपने 500 mg की ड्रग खाई है तो वो आपके ब्लड में कितनी पहुंच रही है, 400 पहुंच रही, 300 पहुंच रही, तो वो उसका हो गया अमाउंट यानी कि एक्सटेंट हो गया। तो यहाँ पे सिंपल हम डिस्कस करते हैं कि कितनी स्पीड से हमारा ड्रग जो है ब्लड में पहुंच रहा है और कितने अमाउंट में पहुंच रहा है, ये पूरा हमारा हो जाएगा। देन एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन फैक्टर। अब एब्जॉर्प्शन जो हमारी होती है किस पे डिपेंड करता है, हमारी सॉलिबिलिटी हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है कि हम कोई भी टैबलेट वगैरह खाते हैं वो कितनी जल्दी यहाँ पे डिजोल्व होगा हमारे लिक्विड में, उतने आसानी से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सॉलिबिलिटी हो गया। फिर परमेबिलिटी हो गया, यानी कि देखो यहाँ पे ये हमारा क्या मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के लिए ये इसकी एबिलिटी कितनी है, अगर ज़्यादा एबिलिटी है क्रॉस करने की तो ज़्यादा ड्रग आ जाएगा, कम एबिलिटी है तो कम ड्रग आएगा। तो ये हो गया इसकी परमेबिलिटी। देन हमारा ब्लड फ्लो है, यानी कि मान लो यहाँ पहुँच गया तो ब्लड हमारा कितनी तेज चल रहा है, ब्लड का फ्लो जितना अच्छा होता है हमारी एब्जॉर्प्शन और बाकी सब भी उतना अच्छा हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये जो हमारा ड्रग है ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये किस प्रोसेस से होगा। तो यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के हमारे पूरे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है पैसिव डिफ्यूजन। देखो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, पहले ये समझो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। तो मान लो कि ये हमारे 2 कंटेनर हैं, ठीक है, और पानी क्या हो रहा है, और मान लो पानी के भरे हो, पानी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा वाले एरिया से कम वाली जगह पे ऑटोमेटिक मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लो ये मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लो नदी बना दी मैंने, यहाँ पे पानी का एक गिलास पूरा बहा दिया, तो पानी देखो ऑटोमेटिक ना इधर जाएगा। अब यहाँ पानी पहुंच गया तो ये तो नहीं है कि पानी ऑटोमेटिक इधर आएगा, हमेशा ज्यादा वाले एरिया से जो है पानी कम की तरह मूव करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी जो है ड्रग पार्टिकल जो होते हैं वो ज्यादा से कम की तरह मूव करते हैं। तो ज्यादा वाले को हम यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन बोल देते हैं और कम वाले को लो, और ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये इस पूरे को हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट मतलब होता है एक डिफरेंस बन जाता है, और कंसंट्रेशन मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्रग है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट ज्यादा यहाँ कम है तो एक पूरा डिफरेंस बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ड्रग है वो हमारा ज्यादा से कम की तरफ जो है इजिली यहाँ पे मूव करता है, और यही हमारा ग्रेडियंट हो गया। अब देखो हम नॉर्मली कोई भी ड्रग वगैरह खाते हैं तो ड्रग हमने लिया तो हमारी बॉडी में पहुंच गया, बॉडी में जाके अभी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ज़्यादा है, तो जब यहाँ लो यहाँ पे इंटेस्टाइन पार्ट ज़्यादा है तो वो इजीली हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ब्लड में कम है तो यहाँ ज़्यादा यहाँ कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे मूव हो जाता है। और इसी को हम यहाँ पे क्या है पैसिव डिफ्यूजन बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ड्रग हमारा अलोंग द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट पूरा मूव करता है। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो मोस्टली हमारा ऐसे ही जो है मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव। अब एक्टिव में क्या होता है कि ये मूवमेंट हमारी पलट जाती है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ड्रग हमारा कम वाले एरिया से ज्यादा की तरफ जो है मूव करता है। अब कम से ज्यादा की तरफ करेगा तो इतना आसान नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है कि कम से ज्यादा की तरफ करने के लिए इनको जो है एनर्जी यानी कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल जैसे लीवोडोपा ड्रग है तो इसको जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हमारी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि देखो नॉर्मली चलेगा जैसे हमारा ये चलता है, कोई एनर्जी वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बीच में हमारा एक ना ग्रेडियंट लगा होता है। जैसे मान लो एक बंदा है, मान लो जैसे हम यहाँ पे नीचे उतर रहे हैं, अब यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक रोलर लगा दे। रोलर क्या करेगा, बहुत आसानी से नीचे ले जाएगा, तो ऑटोमेटिक भी नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट लगा देंगे जो इसमें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या हम बीच में ग्रेडियंट वगैरह यूज करते हैं, वो क्या करेंगे, इन बड़े वाले जो ड्रग है इनको मतलब ज्यादा से कम के एरिया में ही जाएगा, यानी कि मूव हमारा कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट में करा, पर बीच में हमारे यहाँ पे क्या है कैरियर बॉडी और लग जाती है, तो ये कैरियर बॉडी हमारी हेल्प करती है। एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है, तो जो ग्लूकोज हमारा सेल्स के अंदर जाता है वो हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की मदद से जाता है। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है एंडोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो सेल होते हैं, मान लो ये हमारा एक बड़ा सेल है, तो ये क्या करेगा, ड्रग पार्टिकल को ना खाना शुरू कर देगा। तो देखो इधर से जाएगा, फिर जैसे अमीबा है ना ऐसे बनाएगा, उसके बाद सेल हमारे ये अंदर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर आ गया, और ऐसे कर करके हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह ये काम करता है। इसको हम यहाँ पे एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, कि यहाँ पे एक तरह से मान सकते हैं कि देखो बेसिकल पूरा फॉर्मेशन होता है, लेयर को ऐसे करके हमारा अंदर जो पहुंचा देता है। एग्जाम्पल हमारे विटामिन B12 में इनकी जो एब्जॉर्प्शन वो हमारे इन्हीं मेथड के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन पैसिव डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो हायर से लोअर की तरफ होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि सिंपल क्या है हमारी मेम्ब्रेन को आसानी से पास करके। एग्जांपल हमारा डायज़ेपाम हो गया। और एक्टिव में क्या है कि हमारी लो से हाई की तरफ होती है और हमको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या कोई कैरियर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लीवोडोपा इसमें एग्जाम्पल हो गया। और ये कैरियर प्रोटीन वगैरह ये हमारा फैसिलिटेट के अंदर आ जाता है, तो ये हमारी सिलेक्टिव एंड कैन बी सैचुरेटेड हाई कंसंट्रेशन। ये थोड़ी अलग बात है कि यहाँ पे क्या है कि जब ये पूरा करते हैं तो सैचुरेटेड वगैरह हो सकता है, ये आगे बताएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन
डिफ्यूजन क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या है। तो यही बातें यहाँ बताई थी। फैसिलिटेटर में हमारा कोई कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट लगा होता है जो क्या करेगा, बिना किसी एनर्जी के मूवमेंट को एक जगह से पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया। और एंडोसाइटोसिस मैंने बताया कि सेल पूरा इनगल्फ करता है, यानी कि खा के हमारा इधर ट्रांसफर करता है, जैसे विटामिन B12 हो गया। ये मेनली हमारे मैक्रोमोल यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। तो ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा फैसिलिटेटेड वाला ही होता है। एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। अब ये हमारा एक्टिव हो सकता है, यानी कि एनर्जी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये फैसिलिटेटेड मान लो, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये जो हमारा एक्टिव है ये हमारा क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं कि कैरियर मीडिएटेड के अंदर आता है। और इसमें क्या है कि अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि ये दिख रहा होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हमारे दो आते हैं, एक हमारा सिम्पोर्टर आता है और एक हमारा एंटीपोर्टर आता है। अगर मान लो बाई चांस कभी आ जाता है, इसमें क्या है कि जैसे मूवमेंट है तो सिम्पोर्टर क्या है कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चीजें हमारी मूव करेंगी सेल के अंदर, और एंटीपोर्टर में क्या है कि ये डिपेंड करते हैं, मान लो एक अंदर आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। जैसे हमने ये सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा था, तो इसमें क्या है कि सोडियम हमारा जब अंदर आ रहा है तब पोटेशियम बाहर जाएगा। जब मान लो हमारे H पॉजिटिव जो प्रोटॉन पंप के बारे में पढ़ा था, तो H हमारा बाहर जा रहा था, पोटेशियम अंदर आता है। ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह भी हमारा ट्रांसफर होता रहता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह का। थोड़ा एग्जांपल मैंने रियल आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी एंड सैचुरेशन काइनेटिक हमारा शो करते हैं। एग्जांपल हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे जो है कैरियर मीडिएटेड के थ्रू ही जो हमारे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, तो देखो इट स्टेट दैट ओनली द नॉन आयोनाइज फॉर्म ऑफ ड्रग कैन क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इजीली। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नॉन आयोनाइज वाले हैं, नॉन आयोनाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे दो तरह के ड्रग है। जैसे मान लो हमने NOH लिया, तो ये पूरा हमारा NOH है। अब यहाँ पे अगर ये टूट जाता है, मान लो Na पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा होता है, इसको हम आयोनाइज बोलते हैं कि ये आयंस की फॉर्म में चला गया और ये नॉन आयोनाइज है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या रियल में भी हमारा क्या होता है कि जो ड्रग हमारे अनआयोनाइज फॉर्म में होते हैं, यानी कि नॉन आयनाइज फॉर्म में होते हैं, जो टूटते नहीं है, वो इजीली हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देंगे। लेकिन जो टूट जाते हैं ना, ये आयंस होते हैं, ये इजीली मतलब ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए इनके लिए कोई स्पेशल हमारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनमें से ये हमारे अंदर जाते हैं। तो हमारी ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारी पैसिव से होती है, पैसिव डिफ्यूजन। और पैसिव डिफ्यूजन में हमारे जो अनआयोनाइज वाले होते हैं, नॉन आयोनाइज होते हैं, वही काम करते हैं। इसीलिए ये पूरी ये बताती है कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे नॉन आयोनाइज वाले ड्रग है वो इजीली हमारे जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाते हैं। तो जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो हमारी पीएच ऑफ मीडियम एंड पीके ऑफ ड्रग पे डिपेंड करती है। अब देखो पीएच और ये कहाँ से आ रहे हैं, तो जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई बेसिक ड्रग है, तो अगर उसके लिए बेसिक न्यूट्रल है, तो मतलब मान लो बेस पीएच हो गया तो नॉर्मल है, लेकिन वही एसिडिक करते जाएंगे ना तो उसका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पीएच और पी के वैल्यू हमारे इसको डिनोट करते हैं कि जो ड्रग है वो हमारे किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर वो उसके लिए फेवरेबल है तो वो हमारा अनआयोनाइज रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बदल जाती है ना तो वो हमारा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये आयंस में कन्वर्ट हो गया तो भाई इसकी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। इसीलिए जो हम यहाँ पे पीएच एंड पीके इनके बारे में बात करते हैं, तो जो आयोनाइज फॉर्म हमारी ड्रग की होती है वो लेस परमेबल होती है थ्रू मेम्ब्रेन। जैसे हमारे वीक एसिडिक ड्रग है वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं बेटर इन स्टमक। क्यों होते हैं, क्योंकि पेट के अंदर हमारा क्या होगा, थोड़ा एसिडिक माहौल होता है। और वीक एसिडिक ड्रग है, तो एसिडिक ड्रग इसमें क्या होता है, अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। तो जो एसिडिक ड्रग है अगर वो हमारे इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाके एब्जॉर्ब होंगे तो इतने आसानी से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। वही मान लो कोई हमारा बेस ड्रग है, बेसिक ड्रग है, तो बेसिक ड्रग हमारा एसिड में नहीं हो पाएगा, तो वहीं के वहीं वो टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा होगा एंट्रिक कोटेड टैबलेट भी बनाते हैं, जिनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं कि वो हमारी क्या होगी, सिर्फ इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होगी। तो ये पूरा फंडा हमारा यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये हमारे जो मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे आयंस है ना, जो आयोनाइज फॉर्म होते हैं, वो हमारे यहाँ पे पूरे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके लिए क्या सिस्टम होता है, तो जैसे मान लो ये हमारे आयंस वाले ड्रग हैं, तो ये क्या करेंगे, ये किसी और यानी कि नॉर्मल मान लो जैसे OH है, तो OH क्या एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मान लो OH है तो यहाँ पे क्या करेगा कि H नाम का कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा, तो ये हमारा H2O बन गया, ये पूरा हो गया। अब ये इजीली क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर दिया बाद में ये टूट जाएगा, OH हमारा अलग हो जाएगा। तो इस तरह एब्जॉर्प्शन होती है कि यहाँ पे क्या है, जो हमारा अमीनो ड्रग है वो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे अपोजिटली चार्ज के। मान लो अगर इधर कोई नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव से मिल जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव से मिल जाएगा। और जब पूरा हमारा न्यूट्रल बन जाता है देन वो इजीली हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा अंदर जाके और बाद में फिर से टूट जाएगा। तो इस तरह हमारी यहाँ एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैन क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन मोर इजीली, तो इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हाईली आयोनाइज ड्रग। ये हमारे आयोनाइज ड्रग को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन हमारी इसी के थ्रू होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जैसे हमारा NH4+ इस तरह के कंपाउंड हमारे लगे होते हैं क्वाटनरी अमोनिया में। तो इस तरह के हमारे क्या है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मिलेगा, न्यूट्रल करेगा, तब इनकी जो है एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है एक फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक। अब इसके बारे में क्या बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि ये ऑकर्स होता है, जो हमारा रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो हमारा एलिमिनेशन रेट से स्लो होता है। अब देखो नॉर्मली कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, ड्रग बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जाने का ड्रग हमारा बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये बैलेंस होते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारी एक तरह से क्या होती है, ज़्यादा होती है यहाँ पे, और नॉर्मली हमारा
सॉरी एलिमिनेशन हमारा धीरे धीरे होने लगता है। यानी कि मान लो स्वयं जी ड्रग लिया, गया बॉडी में गया, उसके बाद धीरे धीरे हमारा बाहर निकल रहा है। लेकिन अब मान लो कहीं यहाँ पे क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि ड्रग बॉडी से बाहर ज़्यादा निकल रहा है, जितना एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो जब ये कंडीशन आती है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक बोलते हैं। कि ये देखो उटंग उड़ंग हो गया कि जितना ड्रग आ नहीं रहा उतनी स्पीड से हमारे ड्रग जो बॉडी से बाहर जा रहा है उससे ज़्यादा तेज से। तो व्हेन द रेट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा एलिमिनेशन रेट से क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ये ज़्यादा तेज बाहर जा रहा है, कम अंदर आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन हमारा एक रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या कि एब्जॉर्प्शन हमारी जितना स्लो होगा उतना ही स्लो हमारा आगे काम होगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारे यहाँ पे रुक रहा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारी स्लो है और एक्सक्रीशन हमारी हाई है। तो ये मेनली हमारा सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे डिपॉट इंजेक्शन होते हैं तो उनको क्या है, एक बार में पूरा डिपॉजिट कर दिया जाता है, अब धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन जो उनकी एक्सक्रीशन है वो तो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, तो वो हमारा बाहर जाने लगता है। तो यही हमारा हो गया फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक। नेक्स्ट हमारा आता है एनिमेटेड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन, सॉरी कि हमारा जो ड्रग है वो कहाँ से पूरा हमारा एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन तो हमारा ओरल होता है, यानी कि ओरल रूट से पूरा जाएगा तो ये पूरा घूम के हमारा जाता है, ये सबसे कॉमन हो गया। इसके अलावा हमारा सबलिंगुअल होता है, यानी कि जो हमारी टंग होती है इसके नीचे हम यहाँ पे रख सकते हैं, सबलिंगुअल हो गया। रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। देन हमारा रेक्टल रूट हो गया, रेक्टल मतलब नीचे रेक्टम या एनएस वाले एरिया से हम यहाँ पे पूरा जो है ड्रग को एब्जॉर्ब कराते हैं, ये लोकल एरिया के लिए होता है। देन हमारी पेरेंटल हो गया, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आईवी रूट से देते हैं इंजेक्शन, यानी कि अपने इसमें ब्लड के अंदर दे देंगे। इसके अलावा हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे तो यहाँ से जो है ब्लड वेसल में जल्दी चला जाएगा। इसके बाद सबक्यूटेंस वगैरह लगा देते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, पेरेंटल ड्रग कहलाता है। तो ये थे हमारे 3 से 4 रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा मस्कुलर रूट। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, नॉन पर ओरल, यानी कि ये जो हम ओरल रूट से ले रहे हैं इसको कट कर दो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा मस्कुलर, अब मस्कुलर मैंने क्या बोला, जो हम ब्लड वेसल्स में लेते हैं इसको एक्स्ट्रा वेसल्स बोलते हैं, तो इसको भी कट कर दो। अब यहाँ पे जब ओरल कट कर दिया, ये कट कर दिया, तो अब कौन सा रूट बचा, उन्हीं को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉन पर ओरल एक्स्ट्रा मस्कुलर रूट बोलते हैं। तो ये हमारे वो रूट होते हैं जो ओरली और इंट्रावीनस। अब देखो यहाँ पे हम IM नहीं लेंगे, इंट्रा मस्कुलर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या वस्कुलर रूट है, यानी कि वेसल्स वाला जो रूट है सिर्फ उसको हमने क्या किया, अलग हटाना है। तो जब हम इसको और इसको हटा देंगे तो हमारे पास इंट्रामस्कुलर बचेगा, हमारे पास सबक्यूटेनस बचेगा, हमारे पास रेक्टल रूट बचेगा, हमारे पास वक्कल रूट बचेगा, सबलिंगुअल रूट बचेगा। तो ये जो बाकी के रूट है ना, ये सारे के सारे हमारे आ जाते हैं नॉन पर एक्स्ट्रा मस्कुलर रूट में। तो यहाँ पे क्या कि इसमें एब्जॉर्प्शन हमारी ड्रग की होती है वो डायरेक्ट सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में होगी। अब जैसे कोई स्किन के थ्रू आ रहा है, म्यूकोसा के थ्रू आ रहा है, वो सब होगा। तो ये हमारे क्या है, जब ओरल रूट हमारा सूटेबल नहीं हो और IV रूट हम दे नहीं सकते तब इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें इंट्रामस्कुलर आता है, फिर सबक्यूटेनस आता है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो मैं नोट कर दूँ, जैसे आपका बक्कल रूट आता है, इसके अलावा आपका जो सब लिंगुअल रूट है वो सब आपके जो है इसी वाले रूट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो आपका ड्रग एब्जॉर्ब यहाँ पे हो रहा है इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आता है ड्रग सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये टैबलेट वगैरह जो भी खा रहे हैं ना, ये पहले हमारा टूटेगा और टूट के क्या होगा, हमारे एक लिक्विड में जाकर डिजोल्व होगा, यानी कि जो हमारे स्टमक वगैरह में। तो ये डिजोल्व होने की जो एबिलिटी है, कितना ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, इसी को हम यहाँ पे डिसोल्यूशन रेट बोलते हैं। और जितना डिजोल्व का मतलब क्या है कि यहाँ से कितना ये टूट के ड्रग हमारा बाहर निकल रहा है। अब उसके बाद जितना भी ड्रग है वो हमारा पानी में पूरा सॉल्युबल, यानी कि पूरा घुल के जितना अच्छा सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उतना अच्छा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। मतलब ये मानो कि ये दोनों एक्चुअल में बिल्कुल ही कनेक्टेड होते हैं। तो ये जितना ज्यादा बनेगा उतनी आसान, कि जितना हमारे ये अच्छे से पूरे में डिजोल्व हो जाएगा उतनी आसानी से जो है हमारी इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। देन हमारा pH एंड PK मैंने बता दिया, तो ये हर ड्रग के लिए अलग होता है। तो ये ऑप्टिमम होने चाहिए, जिससे हमारा जो ड्रग है वो नॉन आयोनाइज रहे, और नॉन आयोनाइज रहेगा तो आराम से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन हमारा सरफेस एरिया, अब कोई भी ड्रग है उसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है वो उतना आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि भैया ना, मान लो ड्रग है, अब मैं ड्रग को पूरे को ऐसे रख दूँ, देखो ये रखा है, तो अब ड्रग का क्या, पहले ये पार्ट एब्जॉर्ब होगा, फिर ये, यही मैं क्या करूँ, ड्रग को पूरे को ऐसे कर दूंगा, तो ये पूरा ड्रग जो है आराम से यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा हमारा चलेगा। देन यहाँ पे और ब्लड फ्लो भी हमारा होता है कि ब्लड, जैसे मान लो यहाँ ब्लड बह रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इस जगह पे एब्जॉर्ब हो गया, तो यहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन हमारी हाई हो गई। अब अगर ये ब्लड हमारा आगे बह गया, यानी कि फ्लो कर गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे नया ब्लड आ जाएगा, और नया आएगा उसमें ड्रग नहीं है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेड हमारा ज्यादा बना रहेगा, यानी कि यहाँ पे ड्रग ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो फिर हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहीं अगर ब्लड का फ्लो हमारा स्लो है तो ब्लड यहाँ पे रहेगा, तो ड्रग यहाँ पे इजीली जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसीलिए ब्लड फ्लो हमारे जितना ज्यादा, यानी कि ये मान लो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, ब्लड फ्लो जितना ज्यादा और ये जितना ज्यादा, उतनी अच्छी हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। फिर हमारी प्रेजेंस ऑफ फूड है, तो ये प्रेजेंस ऑफ फूड थोड़ी हमारी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि फूड स्लोली हमारा एब्जॉर्ब होता है। तो अगर खाने के साथ में आप इसको ले लोगे तो ये इसीलिए बोलते हैं, पर फिर भी जो हम खाने के बाद ही लेते हैं दवाइयों को, इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे खाली पेट अगर ड्रग वगैरह होगा तो वो हमें जो है इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है, इसीलिए खाली पेट नहीं लेते हम उसको, दवाई मतलब खाना खाने के बाद ही हम जो है दवाई को लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे टिश्यू परमेबिलिटी। अब देखो टिश्यू क्या है, तो जैसे हमने यहाँ देखा इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोलते नहीं है, तो ये हमारी ना ब्लड कैपिलरी है, यानी कि ये जो ब्लड की कैपिलरी है ये है। लेकिन अब ब्लड के बाद हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाता है, यानी कि टिश्यू में जाएगा। तो जो टिश्यू हमारे होते हैं उन सबको सेल बोलेंगे। तो इनकी ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करता है। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, जैसे हमारा ड्रग है, तो ड्रग हमारा टारगेट यानी कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, और रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा तो एक तो होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन को अंदर जाके कर रहा है बाइंड, एक होता है कि इसके सरफेस पे जाके बाइंड कर रहा है। तो दोनों में से कहीं भी कर सकता है। तो इस पे जाके जब बाइंड करेगा, इसी को हम टिश्यू परमेबिलिटी बोलेंगे कि ड्रग की एबिलिटी कितनी है कि वो इन टिश्यू को यहाँ पे मतलब पूरा तोड़ के यहाँ पे अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टिश्यू परमेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू, यानी कि ये जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करना, और हमारी ये सेल की मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करने की जो एबिलिटी हमारी होती है किसी भी ड्रग की, वही हमारी कहलाती है यहाँ पे टिश्यू परमेबिलिटी। अब ये हमारी लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि देखो हमारा मोस्टली जो भी है बॉडी के अंदर वो सब लाइपोफिलिक होता है, तो अगर ड्रग हमारा लाइपोफिलिक होगा तो वो इजीली जो है इनको क्रॉस करेगा। इसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा होगा इतनी जल्दी क्रॉस करेगा। देन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि जितना हमारा नॉन आयोनाइज होगा उतनी आसानी से क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो हमारे इजीली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने यहाँ बता दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ड्रग हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यानी कि हमने देखो एब्जॉर्प्शन क्या देखा, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जहाँ से हम ड्रग को ले रहे हैं वहाँ से हमारे ब्लड के अंदर पहुँचने की प्रोसेस। लेकिन अब जब एक बार ब्लड में पहुँच गया तो साइट ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में पहुँचने की जो एबिलिटी है यानी कि प्रोसेस है, उसी को हम यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। अब ये हमारा ना किस पे डिपेंड करेगा, पहला होता है ब्लड फ्लो, यानी कि ब्लड हमारा जिस ऑर्गन के पास जहां पर जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना अच्छा वहां पे ड्रग पहुंचेगा। देन टिश्यू बाइंडिंग, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा रिसेप्टर, क्योंकि अगर मान लो ये प्रोटीन के साथ बाइंड हो गया या कहीं भी बाइंड होगा तो ड्रग वहां पे रुक जाता है, फिर ड्रग आगे मूवमेंट नहीं करता, रुक जाता है। देन परमेबिलिटी, यानी कि कितनी आसानी से इसको क्रॉस करेगा, जितना क्रॉस करेगा उतनी ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन ये हमारा जो है ऑनसेट को, इंटेंसिटी को एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन को जो है अफेक्ट करेगा। अब यहाँ एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे हमारा फैट सॉल्युबल ड्रग होता है वो हमारा एडिपोज टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ये जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक हमारा होता है फिजियोकेमिकल फैक्टर जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, फिर एक हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब बैरियर क्या होते हैं, तो जैसे ये जो हमारी कैपिलरी है ना इसी के बैरियर होते हैं, और ये हमारे क्या होता है, जैसे ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये हमारा बना होता है टाइट एंडोथेलियल सेल के द्वारा, सॉरी एपिथेलियल सेल के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एंडोथेलियल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसके अलावा यहाँ पे टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि अब इसको ड्रग को इजीली क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, जो हाईली लाइपोफिलिक होता है सिर्फ वही जो है इसको क्रॉस कर सके। तो इसीलिए जो है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा अनवांटेड ड्रग को बचाता है कि हर कोई ड्रग हमारा जो है ब्रेन के पास ना पहुंचे और ब्रेन को नुकसान ना पहुंचाए। फिर ये जो हमारी प्लेसेंटा बैरियर होते हैं इसका काम क्या होता है कि जो मदर होते हैं, मदर से जो भी फीड है खाना वगैरह है वो बच्चे या फीटस के पास पहुंचाती हैं। तो इनके बारे में एक आध बार कभी एग्जाम में आ सकता है, तो एक बार आप जो है इनके बारे में भी पता कर लेना, थोड़ा बहुत लिख के आ जाना, मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। फिर हमारा आता है डिफाइन एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद फॉर्मूला। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ये मान लो कि ड्रग हमारा जो है यहाँ पे पहुंच गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या देख रहे थे कि जो हमारी ये है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन वाली साइट है, यहाँ से जो ड्रग है वो हमारा जो है यहाँ जाना चाहिए, यानी कि हमारे टिश्यू के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसी से पता लगाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे बीडी से। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये साइट है यानी कि पूरा यहाँ पे कितना ड्रग हमारा पहुंच गया, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन नीचे हम लेते हैं यहाँ पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि ड्रग देखो दो जगह पे है, हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा ड्रग को क्या करना है कि ब्लड से आगे टिश्यू में जाना है। अब जितना ज्यादा ब्लड हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ज्यादा हमारा यहाँ हो जाएगा, और अगर नहीं जाएगा, मान लो ब्लड के अंदर है, मतलब क्या है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कम हुई है, क्योंकि क्या है ड्रग हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ब्लड में ही प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नीचे रखते हैं ब्लड में, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ब्लड हमारा जितना ज़्यादा ब्लड में होगा हमारी एब्जॉर्प्शन उतनी कम होगी। और यहाँ पे ऊपर रखते हैं कि जितना ब्लड हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि इस जगह पे हमारे टिश्यू में, तो वो रखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल मान लो 500 mg ड्रग हमने दिया, 500 mg ड्रग हमारा ब्लड में पहुंच गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ड्रग था वो सिर्फ 200 mg हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, यानी कि टिश्यू में, तो हमारे यहाँ पे 200/300 बन जाएगा, यानी कि नीचे 300 इसके अंदर है। वही मान लो हमारा 400 mg डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे ऊपर हमारा 400 mg आ जाएगा, नीचे यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 100 mg बचेगा। तो क्या देखना है कि जितना ज़्यादा ड्रग हमारा यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन वाले, यानी कि इसमें कंसंट्रेशन में, उतना कम हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और जो अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी है, यानी कि हमारे टिश्यू बॉडी अब हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हमारा होता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिख के आ सकते हो कि हमारी एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होती है जिसमें ड्रग हमारा यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के अंदर में, और ये हमको ये बताता है कि ड्रग हमारा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टिश्यू के अंदर में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया। एग्जाम्पल सेकंड आता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग।
अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी ड्रग हमारा बॉडी में जाता है तो उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा ड्रग हमारे यहाँ ब्लड के अंदर ना कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, तो इन प्रोटीन के साथ जाके क्या होता है, बाइंड कर जाता है, यानी कि इस तरह चिपक जाता है। अब यहाँ पे प्रोटीन अलग अलग होते हैं, एल्बुमिन हो गया, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, तो इन सब पे चिपक जाता है। और एल्बुमिन हमारा सबसे मेजर प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, जिसमें मोस्टली ड्रग हमारा जाके चिपकता है। एग्जाम्पल जैसे बेरफ्रिन हो गया, बेरफ्रिन हमारा वहीं जाके चिपकता है। तो अगर मान लो कि ये ड्रग हमारे साथ चिपका हुआ है तो ड्रग अब हमारा आगे मूव नहीं कर पाएगा, तो वो एज अ रिजर्व है, यानी कि एज अ स्टोरेज की तरह काम करेगा कि पहले हमारा नॉर्मल ड्रग आगे चला गया, जब आगे चला जाता है देन ये हमारी रिवर्सेबल होती है, ये हमारा छुड़ जाएगा और बाकी का ड्रग भी हमारा जो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह ये पूरा फंडा काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि रिवर्सेबल बाइंडिंग होती है हमारी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन से, जैसे मान लो एल्बुमिन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्री ड्रग होता है वही सिर्फ हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिव होता है, वही आगे जाके काम करेगा, और जो हमारा बाउंड होता है वो आगे जाके काम नहीं करेगा। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल बेरफ्रिन हमारा वो स्ट्रांगली एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस। अब इसके फायदे क्या होंगे, ये मान लो प्रोटीन बाइंडिंग है, तो पहले क्या है कि प्रोटीन बाइंडिंग हमारे ड्रग एक्शन को अफेक्ट करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड एलिमिनेशन, तीनों को अफेक्ट करती है। कैसे, तो केवल जो फ्री ड्रग होते हैं वही हमारे जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और आगे अपना इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रग एक्शन हमें फ्री ड्रग से मिलेगा, तो अगर प्रोटीन बाइंड है तो उसका एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन हाई बाइंडिंग जो होता है वो कैन प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन एंड रिड्यूस टॉक्सिसिटी। अब मान लो जो हाईली ड्रग को यहाँ पे बाउंड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ड्रग एक्शन हमारा बहुत लंबे टाइम तक हो जाएगा, क्योंकि स्लोली स्लोली देगा, तो ये टॉक्सिसिटी हमें कम, यानी कि मान लो एक साथ हमारे ड्रग आगे जाके काम नहीं करेगा। देन हाईली बाउंड जो ड्रग होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या है कि उनका जो एलिमिनेशन है, बॉडी से बाहर जाने की एबिलिटी है, वो हमारी बहुत ही स्लो हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे टिश्यू ड्रग बाइंडिंग के बारे में। तो ये इंटरेक्शन है जहाँ पे हमारे जो ड्रग होता है वो टिश्यू कंपोनेंट के साथ जाके बाइंड करेगा, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे हैं। अब टिश्यू कंपोनेंट के अंदर हमारे प्रोटीन आते हैं, लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड आते हैं, और प्रोटीन जो है ना इन्हीं से हमारे मोस्टली जो है रिसेप्टर बने होते हैं। तो इन सबके साथ जाके बस ड्रग बाइंड करेगा, उसको हम यहाँ पे टिश्यू बाइंडिंग बोल देते हैं। अब इससे क्या होगा कि इट लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ ड्रग इन स्पेसिफिक ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन है वो सब सेल से बने होते हैं, सेल मतलब टिश्यू हो गया, तो इन सब में अगर ड्रग चला गया तो एक्युमुलेट हो सकता है, अगर मतलब अनवांटेड है तो एक्युमुलेशन को मतलब इसी से होगा। देन इसके अलावा ये हमारे ड्रग एक्शन को प्रोलॉन्ग कर सकता है अगर ड्रग हमारा इन किसी के साथ जाके बाइंड हो जाता है। एग्जांपल जैसे हमारा डिजॉक्सिन है ना, वो एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे कार्डियक टिश्यू में और हार्ट को लंबे टाइम तक जो है एकदम पंप कर सकता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि डिजॉक्सिन के बहुत ही हाई जो है टॉक्सिटी कॉज होती है कि ये भाई दिल को रोक भी सकता है। इनिशियली इस्तेमाल करेंगे लेकिन रोक सकता है, इसीलिए आजकल इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना कुछ पार्ट आपको है जो आपको कमेंट सेक्शन बताने और बताने जरूर है, यानी कि ये जो पार्ट है इनको आपको खुद करके जाना है, यानी कि एक तरह से मान लो आपका होमवर्क हो गया और करके जरूर जाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो चलो फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन, यानी कि एक हमारी लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन होती है, उसका पर्पस क्या है, यानी कि वो क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा डोजेज रेजिमेन के बारे में, ये तो मोस्टली सभी लोगों को पता होगा। देखो डोज जो आप बनाते हो ना वही है, बस नाम अलग है, तो ढूंढो और इसका जो आंसर भी आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है, और लिखना जरूर है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गए तो भाई आंसर बाकियों को पता हो, जिनको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता देना। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि यहाँ से हमारे जो है यूनिट 2 के सभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। अब देखो एलिमिनेशन क्या होता है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि देखो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम ड्रग वगैरह ले रहे हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन में आ रहा है, यानी कि ड्रग हमारा बाइंड होकर बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके बाद वो हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि हमारे हर एक सेल्स के पास पहुंच जाता है, और जब एक बार उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी कि वो हर एक सेल के पास पहुंच जाता है, अपना काम कर देता है, देन उसकी होती है मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे लीवर के पास आएगा, और जो हमारे एक्टिव ड्रग होते हैं वो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जो हमारे हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं वो हमारे हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब एक बार हो जाते हैं देन वो हमारे जो है किडनी के थ्रू जो इजीली जो है बॉडी से बाहर जान के एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा फंडा चलता है। फिर कुछ हमारे बाइल जूस यानी कि बाइल के थ्रू जो है बॉडी से फीसेज के थ्रू भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हमारा जो ड्रग है वो यहाँ पे बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसी को हम यहाँ पे एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फंडा हमको क्या क्लियर हो रहा है कि अगर हमें कोई भी ड्रग की एलिमिनेशन करनी है तो उसकी मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, यानी कि ये जो हमारे नॉर्मल ड्रग है इसकी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत जरूरी है, जिससे वो हमारा नॉर्मल यानी कि मान लो अगर एक्टिव ड्रग है तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है इनएक्टिव में कन्वर्ट होता है, और अगर वो हमारा लाइपोफिलिक है तो वो हमारे क्या होता है हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होता है, जिससे ये ड्रग हमारे क्या है इजीली जो है एक्सक्रीट आउट हो सके। तो इसी पूरे फंडे को हम यहाँ पे क्या एलिमिनेशन बोल देते हैं। और एलिमिनेशन में सिंपल 2 प्रोसेस हमारी मिली हुई होती है। पहली हमारी होती है मेटाबॉलिज्म और दूसरी हमारी होती है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिज्म हमारी लीवर के अंदर होता है, और लीवर क्या करता है कि मेटाबोलाइज करता है, यानी कि इनको क्या करेगा एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा। और एक्सक्रीशन क्या है, ये हमारे बॉडी से उस चीज को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, हमारे ड्रग को बाहर कर
कर देंगे। अब ये जो हमारी मेटाबॉलिज्म है ये हमारी यहाँ पे दो टाइप की होती है। इसी को हम यहाँ पे एक और बात है जो हमारी मेटाबॉलिज्म है इसी को हम यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। अगर कभी आया तो आप लिख के आ जाना इस नाम से। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो ट्रांसपोर्ट यानी कि बायो मतलब होता है उसको जो बायोलॉजिकल नेचर है उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी कि चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव को इनएक्टिव में, लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में, यानी कि चेंज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये दो टाइप से कर सकते हैं। पहले हमारी होते हैं फेज 1 रिएक्शन, दूसरी होती है फेज 2 रिएक्शन। अब जो फेज 1 रिएक्शन है उसके अंदर 3 रिएक्शन आती हैं हमारी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शन, और फेज 2 में हमारी आती है कंजुगेशन, अपना ग्लूकोरोनिक एसिड वगैरह होता है। तो यहाँ पे सिंपल होता है क्या कि पहले ये फेज 1 वाली रिएक्शन है ये हमारे किसी भी ड्रग को क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो वो फिर भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाती तो वो सेकंड जो हमारी फर्स्ट फेज 1 वाली रिएक्शन है वो हमारी सेकंड फेज में चली जाती है और वहां जाके उसको होती है कंजुगेशन, और कंजुगेशन से वो इजीली हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ये हमारी सिंथेटिक नहीं होती है, इसमें क्या करते हैं केवल हम उसको केमिकली हाइड्रोलाइज करते हैं या केमिकली डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं केमिकल तरीके से उसको क्या कर रहे हैं लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बना रहे हैं। लेकिन ये वाला हमारा कंजुगेशन ना सिंथेटिक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये ड्रग है तो ड्रग के ऊपर कोई और चेंज करके उसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर देते हैं जिससे वो हमारा बिल्कुल ही जो है वाटर सॉल्युबल बन जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक बार ये नाम वगैरह आया था, आप लोग आराम से जो करके आ जाओगे। अब इसके बाद एक्सक्रीशन हमको पता है कि इसमें क्या है कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी से बाहर जाता है, यानी कि देखो यहाँ गया यहाँ और ऐसे बाहर चला गया। एग्जाम्पल, ड्रग एलिमिनेट हो रहा है हमारे किडनी के थ्रू। अब जो एलिमिनेशन है उसी को हम यहाँ पे एक्सक्रीशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन रीनल एक्सक्रीशन। तो देखो रीनल एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल कि यहाँ पे जो हमारा ड्रग है वो रिमूव हो रहा है हमारी बॉडी से थ्रू द किडनी, यानी कि रीनल जो हमारा होता है इसी को हम यहाँ पे किडनी बोल देते हैं। तो किडनी के थ्रू जो ड्रग हमारा बॉडी से बाहर जा रहा है उसको हम यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन बोल देंगे। अब ये ना 3 प्रोसेस पे डिपेंड करता है हमारा, एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है सीक्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या है, अब देखो नॉर्मल ड्रग हमारा क्या होता है ब्लड के अंदर होता है, तो ब्लड हमारा एफरेंट वाली सब यहाँ पे ब्लड वेसल से अंदर आएगा और इफरेंट से हमारा बाहर इस तरह चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमरस बोल देते हैं। और ये हमारा बोमन कैप्सूल होता है। तो यहाँ पे ना एब्जॉर्प्शन होती है हमारी जो भी का मटेरियल है, यानी कि फिल्ट्रेशन होती है, सॉरी, तो फिल्ट्रेशन में जो भी ड्रग वगैरह हमारे यहाँ चला जाता है। अब ड्रग यहाँ चला गया तो इधर जाता है और देन यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे हमारी हो सकती है मतलब रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि सॉरी सिक्रेशन। इसमें क्या है, अब जो ब्लड वेसल आगे जा रहे हैं तो कुछ ड्रग जो यहाँ से नहीं निकल पाता वो ड्रग हमारा दोबारा जो है लीमन वाले पार्ट में चला जाता है और उसके बाद यहाँ पे होती है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ ड्रग हमारा जो है ब्लड में दोबारा रीएब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो ये तीनों प्रोसेस हमारी होती हैं। और इसके बाद एंड में क्या होता है, जैसे हमारी यूरिन यहाँ पे फॉर्म होती है तो एंड में ड्रग भी हमारा जो है इसी यूरिन वाले पार्ट में यहाँ पे पहुंच जाता है और फिर यूरिन जरूर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इन सबको एक बार डिटेल में देख लेना। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि इन 3 प्रोसेस से ये पूरा फंडा चलता है और इससे हमारा जो ड्रग है वो हमारे यूरिन के थ्रू जो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन है, यानी कि मोस्टली जो ड्रग है वो हमारे इसी वाले रूट से जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलिन है तो वो हमारा किडनी से जो है एक्सक्रीट आउट होगा इसी वाले रूट के थ्रू। अब ये जो नेफ्रॉन है हमारे ऐसे बहुत ज्यादा, यानी कि मिलियन बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो सब देखो ये आ रहा है ना कॉमन टच, तो वो सब जोड़ जोड़ के यहाँ पे यानी कि यूरेटर वाले पार्ट में मिल जाता है और इसके बाद वो बॉडी से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन रीनल क्लियरेंस विद फार्मूला। अब देखो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन वाला हमारा टर्म था ना ये मान लो कि उसी के बारे में यहाँ पे सिंपल बात हो रही है, बस यहाँ पे बात करें हमें क्लियरेंस के बारे में। तो देखो ये जो एक्सक्रीशन है ये हमारे एक मान सकते हैं कि थ्योरेटिकल वर्ड है, यानी कि यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमारे ड्रग बाहर जा रहा है और ऐसे ऐसे ड्रग हमारा बाहर जा रहा है इसके थ्रू। लेकिन जो क्लियरेंस है वो हमारे एक तरह से मैथमेटिकल टर्म है, यानी कि इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा ड्रग बाहर जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ना बायोफार्मास्यूटिक, यानी कि देखो कॉलोजी में हम सिंपल पढ़ रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या हम कैलकुलेट भी करते हैं कि एक्चुअल में कितना क्या हमारा बाहर जा रहा है। तो इसको हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव बाय द किडनी पर यूनिट टाइम। अब देखो ये जो हमारे कुछ टर्म्स है ना ये आपको लॉन्ग वीडियो में ही समझने पड़ेंगे और आपको बताया कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक की वीडियोस आपकी कवर है, आपको केवल फार्मा ऐप में मिल जाएगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देखो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जिनमें टाइम लगता है और इनमें इन डेप्थ आपको बताना पड़ेगा। अब ये 2 मार्क्स वाले में इतना पॉसिबल नहीं होता आपको एक एक चीज बताना, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे ये वाला टर्म आया या आपका इसके अलावा जो 3rd यूनिट में फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में आएगा, कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में आएगा, तो इन सबको आपको लॉन्ग वीडियो जरूर देखनी चाहिए यूनिट 1 से लेकर 5 तक की, तो उसमें ही मैं आपका जो है सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे हम बात करें मान लो एक प्लाज्मा है, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया कि 100 ml हमारा जो है यहाँ ब्लड है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये पता लगाते हैं कि जैसे वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव बाय द किडनी पर यूनिट टाइम। अब मान लो ये 100 ml ब्लड है और ये हमारे जो है किडनी के पास जा रहा है और किडनी क्या कर रही है कि 100 ml ब्लड के अंदर का जितना भी ड्रग है ना उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो अब बस हमें ये बताना है इसके अंदर कि कितना
टाइम लग गया हमको एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि पर्टिकुलर ब्लड के अंदर से, पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा के अंदर से ड्रग को बाहर निकालने में, वही हमको जो है रीनल क्लियरेंस बताएगा। यानी कि अगर ओवरऑल बताया जाए तो रीनल क्लियरेंस हमको ये बताता है कि जैसे ये हमारी किडनी है तो ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ब्लड को साफ कर रही है, कितने ब्लड में से जो है ड्रग को बाहर निकाल रही है। अगर मैं बात करूं 100 ml ये है, तो अगर मान लो किडनी क्या कर रही है, 1 ml के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर का ड्रग को बाहर निकाल रही है, तो यहाँ पे पूरा रेशियो क्या बन जाएगा, 100 ml मतलब पर यूनिट है, ऐसे बन जाएगा। यानी कि 100 ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर में 100 ml ब्लड को पूरा साफ कर रही है। तो ये पूरा का पूरा होता है। यानी कि यहाँ पे हम ड्रग के परस्पेक्टिव से नहीं सोचते, हम यहाँ सोचते हैं अपने प्लाज्मा के परस्पेक्टिव से कि ये जो हमारा ब्लड है, इस ब्लड के अंदर से कितने टाइम में हमारा जो ड्रग है वो फ्री हो रहा है, यानी कि ड्रग बाहर जा रहा है। तो ये हमको जो है किडनी की एफिशिएंसी बताता है कि किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। बाकी ये आपको बताया फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला हमारा सिंपल बनता है रेट ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि वही है कि जो हमारी किडनी है वो कितनी स्पीड से ड्रग को एलिमिनेट कर रही है अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि हमारे जो प्लाज्मा है इसके अंदर में कितना ड्रग प्रेजेंट है और कितने स्पीड से जो किडनी है वो ड्रग को बाहर निकाल रही है। तो जितनी स्पीड से बाहर निकाल रही है वो हमारा क्या करेगा, देखो रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी स्पीड से हमारा ड्रग बाहर जा रहा है उतना ज़्यादा हमारा जो है रीनल एक्सक्रीशन होगा। और जितना यहाँ नीचे अपॉन में क्या होता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन होता है, तो जितना ज़्यादा ड्रग हमारा ब्लड में फंसा रहेगा उतनी कम हमारी जो है रीनल एक्सक्रीशन होगी। तो इस तरह ये पूरा फंडा काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ड्रग लाइक जैसे पेनिसिलिन हो गया, ये हमें हाई रीनल क्लियरेंस यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफाइन टोटल बॉडी क्लियरेंस। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव बाय ऑल एलिमिनेशन प्रोसेस। यानी कि देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हमारा था किडनी के थ्रू, यहाँ पे है कि हमें कितना, जैसे ये मान लो हमारा ब्लड है, ठीक है, तो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में से हमारी बॉडी क्या कर रही है, ड्रग को एलिमिनेट कर रही है कितने पर्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि टोटल यहाँ पे मतलब क्लियरेंस के मेथड ले लेते हैं। जैसे एक तो हमारा किडनी हो गया, ठीक है, एक हमारा बाइल हो गया, यानी कि बाइल की तरफ फीसेस की तरफ बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कुछ हमारा होता है जैसे CO2 के फॉर्म में, यानी कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसके थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी कि लंग से। कुछ हमारा ऐसा होता है जैसे पसीना वगैरह निकलता है ना, तो पसीने से बाहर निकल जाता है। कुछ हमारा और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो ये सारे मेथड होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जितने मेथड है, कुछ हमारी ये मैं बाइल वाला बता रहा हूँ ना, इसी को हम यहाँ पे हेपेटिक बोल देते हैं, हेपेटिक क्लियरेंस। तो जितना भी मेथड है उन सबसे टोटल हमारी बॉडी कितने टाइम में ड्रग को बॉडी से बाहर निकाल रही है, वही हमारा जो है टोटल बॉडी क्लियरेंस यहाँ पे कहलाता है। तो इसको हम यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्लियरेंस टोटल क्या होगी, हमारी रीनल से कितनी जा रही है, हमारी हेपेटिक से कितनी जा रही है, और अदर जो बाकी रूट है उन सबसे कितनी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब देखो ये इसलिए पढ़ते हैं हम, जैसे मान लो कभी बॉडी में कोई बीमारी होगी, मान लो लीवर खराब हो गया या किडनी खराब हो गया, तो उस टाइम पे ये बोलते हैं ना कि इनको ठीक करने के लिए ड्रग बेशक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस तरह ड्रग देने होते हैं, इतनी कम क्वांटिटी में देने होते हैं कि वो हमारे बॉडी से बाहर भी जा पाए। क्योंकि भाई अगर मान लो किडनी खराब है या लीवर खराब है तो वो ड्रग को बाहर नहीं भेज पाएंगे, और ड्रग अगर बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो आपको पता है बॉडी में नुकसान करेगा, यानी कि क्लियरेंस नहीं होगी। इसीलिए जो है इन सब यानी कि टोटल बॉडी क्लियरेंस हमको ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गन कितना कर रहा है, और अगर उसमें कोई बीमारी होगी तो कब कितना करेगा और क्या चेंजेस हो सकते हैं। ये सारी बातों के लिए हम यहाँ पर जो है क्लियरेंस वाला पूरा फंडा ही यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर हमारा आता है नॉन रीनल, जो मैंने बोला कि किडनी के अलावा कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा बाइलरी, यानी कि जो बाइल जूस के अलावा जो इंटेस्टाइन में जाता है, जो मैंने बोला कि ये हमारा बाइलरी हो गया कि बाइल के थ्रू पूरे यहाँ से बाहर जाता है। फिर हमारा पल्मनरी आता है, जो मैंने बोला कि लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है CO2 के थ्रू। फिर हमारा सलाइवा हो गया, कुछ सलाइवा के थ्रू हमारा यहाँ मुंह में आ जाता है, जिसको लोग थूक देते हैं, तो सलाइवा बाहर निकल गया। देन स्वेट एंड मिल्क के द्वारा, यानी कि पसीने से भी आता है, और जो लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं उनमें मिल्क के थ्रू भी जो है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू जो है मतलब ड्रग जो है बाहर आ जाता है। इसके बाद आता है डिफाइन हेपेटिक क्लियरेंस। तो देखो हेपेटिक मैंने बता दिया कि यहाँ पे वही आ गया, देखो डेफिनेशन स्टार्टिंग सबकी सेम है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच ड्रग इज रिमूव बाय द लीवर। यानी कि यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड को जो है हमारा लीवर या हमारी किडनी जो है एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में साफ कर रही है ड्रग को, वही हमारे पूरा ये होता है। अब ये हमारा लीवर मतलब ब्लड फ्लो और एंजाइम एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, यानी कि हमारे लीवर के अंदर कितना ब्लड आ रहा है उसमें डिपेंड करेगा, और एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम काम करेंगे भाई इसको पूरे करने के लिए, तो कितना अच्छा काम करे उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये मेजर रोल प्ले करता है हमारा जो लीवर होता है बहुत सारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब जैसे मान लो ड्रग जैसे हमारा प्रोप्रानोल हो गया, ये हमारी हेपेटिक क्लियरेंस के अंदर जाता है। अब ये ना हमारा इस पर भी डिपेंड करता है, जो हमारा एक ER होता है, ER को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन रेशियो बोलते हैं। और एक्सट्रैक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है, मान लो एक हमारा ये ऑर्गन है लीवर है, तो यहाँ पे मान लो हमारा ड्रग आ रहा है 100 mg, ठीक है, तो ये ड्रग 100 mg आ रहा है, तो ये लीवर हमारा कितना एबल है, यानी कि कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि हमारा आया 100 mg और कितने सारे ड्रग को ये बॉडी से बाहर निकाल मतलब वो कर दे रहा है, क्या बोल सकते हैं उसको, एक तरह से मान लो न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। अब मान लो 100 mg ड्रग आया, ठीक है, अब इसने क्या किया, 100 mg में से केवल 20 mg ड्रग को इसने बाहर निकाला। इसका मतलब क्या था कि 80 mg जो इसका ड्रग था उसको यहाँ इसने क्या कर दिया, इसने उस पूरे को यहाँ पे इनएक्टिव कर दिया और उसको यहाँ पे किडनी की तरह जो है बॉडी से बाहर निकालने के लिए भेज दिया, तो केवल 20 mg ड्रग बाहर निकला। तो इसी तरह हम ER निकालते हैं। मान लो ER क्या करेंगे, तो ER हमारे यहाँ पे क्या है कि C इन हमारा कितना हुआ था, 100 हुआ था, और C आउट है, बाहर
कितना निकला, बाहर मान लो 20 निकला, केवल 80 हमारा क्या हो गया, पूरा मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब यहाँ पे n कितना था, 100 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 80/100 आएगा, यानी कि 0.8 आएगा। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारा आ रहा है मतलब ये उतना एफिशिएंट तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो इसी ई आर के बेस पे हम यहाँ निकाल सकते हैं कि जो हमारे क्लियरेंस है ना इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आर। क्यू होता है हमारा ब्लड फ्लो, यानी कि मान लो कितना ज़्यादा ब्लड हमारे यहाँ आ रहा है, तो जितना ज़्यादा ब्लड आएगा फिर ई आर हमारा जितना हाई होगा, मैंने बोला 0.8 है 0.9 है, उतना अच्छी हमारी क्या होगी यहाँ से क्लियरेंस होगी हेपेटिक यानी कि लीवर के द्वारा। अब मान लो यहाँ पे 0.2 आ जाता, अब 2 कैसे आएगा, तो मान लो लीवर ने क्या किया कि 100 mg आया और लीवर ने यहाँ पे मान लो 80 mg ड्रग को बाहर निकाल दिया और केवल 20 mg जो ड्रग था उसको यहाँ पे पूरा का पूरा इनएक्टिव से मतलब यहाँ पे मेटाबोलाइज किया और वो हमारा जो है किडनी से बाहर गया, तो 80 mg बच गया। तो यहाँ पे हम 100 - 80 कर देंगे, 100 तो ये पूरा कट गया 20 यानी कि 0.2 बनेगा केवल। तो ये हमारा बहुत कम, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि 80 mg ड्रग को एज इट इज लीवर ने लौटा दिया और उसने यहाँ पे पूरा काम अच्छे से नहीं कर पाया, केवल 20 mg को खराया। तो इस तरह ये पूरा फंडा हमारा काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है बायो अवेलेबिलिटी विद फॉर्मूला। अब देखो बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या होती है, सिंपल कि एक फ्रैक्शन होता है कि हमारा जो ड्रग है वो कितना एडमिनिस्टर किया गया है और हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कितना पहुंच गया। अब जैसे हम क्या लेते हैं कि मान लो हमने ओरल रूट से यहाँ पे 500 mg की टैबलेट खाई, ठीक है, अब ये पूरा गया, अब जब ये हमारे यहाँ पे जाता है स्टमक में जाएगा उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, मान लो यानी कि इस तरह पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे ब्लड में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कितना पहुंच रहा है, अब मान लो 500 mg की हमने दी और केवल यहाँ पे लगभग 400 mg पहुंचा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लगभग हमारा जो है सिर्फ 80% ही हमारा ड्रग जो है यहाँ पहुंचा, मतलब 80% इसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि ये वो ड्रग होता है जो हमारी बॉडी यूज करेगी अपने काम के लिए। तो केवल जब 80 यानी कि 400 mg पहुंचा हमारे ब्लड में, तो 400 mg ड्रग ही तो आगे जाएगा, अपने एक्शन देगा, ड्रग वगैरह के पास जाएगा, तो 200 mg सॉरी हमारा 100 mg खराब हो गया। तो वही हमारे होते बायोलिटी की एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा ब्लड में पहुंच रहा है जो आगे जाके अपना काम करेगा। तो ये हमें क्या बताता है कि वही है कि जो ड्रग हमारे यहाँ पे हो रहा है वो कितनी स्पीड से हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना क्वांटिटी में हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, यही हमारी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। अब ये हमको ये बताती है कि जो हमारे डिफरेंट डोजेस फॉर्म है उसकी इफेक्टिवनेस हमारी कितनी होती है। अब देखो सबसे कम जो हमारी वैलिडिटी होती है वो हमारी ओरल रूट की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ओरल रूट से जब यहाँ पे जाता है ना, तो जब इसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रही होती है हमारे ब्लड में, उससे पहले यहाँ पे कुछ डोर्सल वेन्स होती हैं, उनके थ्रू ये हमारा लीवर में पहले ही चला जाता है। और जब लीवर में पहले चला जाएगा तो लीवर में इसका आपको होता है मेटाबॉलिज्म होता है, तो थोड़ा बहुत ड्रग यानी कि लीवर से हमारा दोबारा ब्लड में पूरे में सर्कुलेट यानी कि ये हमारा हार्ट में जाएगा, तो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने से पहले हमारा कुछ क्वांटिटी ऑफ जो ड्रग है वो यहाँ पे मेटाबोलाइज हो जाएगा, यानी कि बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो गया इनएक्टिव हो गया और इनएक्टिव हो गया हमारा बॉडी से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 500 लिया, 100 हमारा खराब हो गया, तो वही हमारी होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कि यहाँ पे कुछ ड्रग हमारा ब्लड में पहुंचने से पहले ही जो है लीवर मेटाबोलाइज कर देगा, यानी कि हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो वही है कि यहाँ पे टोटल कितना पहुंच रहा है। अब जैसे आईवी रूट होता है, आईवी में क्या हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर देते हैं, तो हम यहाँ पे कितना mg ड्रग ले, मान लो हमने 100 mg ड्रग लिया, तो 100 mg पूरा यहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन होने नहीं है, डायरेक्टली हमारा ब्लड में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया 100% हमारी बायोलिटी हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं अपना कंपेयर करते हैं आईवी रूट से, जहाँ भी आप देखोगे। तो ये हमको ये बताता है कि कोई भी जो डोजेज फॉर्म है कितनी इफेक्टिव हमारी होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, F = AUC एरिया अंडर कर, और यहाँ पे हमारा टेस्ट ड्रग हो गया अपॉन एरिया अंडर का माइनस हमारा आईवी रूट हो गया, यानी कि आईवी रूट से दे रहे हैं, और डोज अपॉन ये हो गया कि कितनी क्वांटिटी हम दे रहे हैं। अब एरिया अंडर कर क्या होता है, तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे ड्रग देते जा रहे हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा, बस समझ लेना, अभी ये याद करो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रोपेनॉल होता है ना, ये शो करता है लो ओरल अवेलेबिलिटी को ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये फर्स्ट पास में थोड़ा बहुत ड्रग हमारे न्यूट्रलाइज हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए कम इसकी एब्जॉर्बेंस होती है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव बायोलिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखो अब बायोलिटी है तो हम बोल तो रहे हैं कि भाई ये इतनी है, लेकिन कैसे, अब भाई यहाँ पे हम केवल जो तो निकालेंगे नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक सिस्टम बनाया कंपेयर करने का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहले हमारा होता है एब्सोल्यूट, इसमें हम एक्यूरेट निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम जो भी ओरल रूट से दे रहे हैं या बाकी के रूट से दे रहे हैं वो हम ऊपर रखेंगे। जैसे मैंने बोला मान लो ओरल रूट से दिया तो मेरा 400 mg ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो गया, नीचे हम रखते हैं आईवी रूट। अब आईवी रूट से हम जितना टोटल ड्रग देते हैं ना पूरा का पूरा पहुंचता, तो आईवी रूट से हमारा क्या होगा, हमारा 500 mg पूरा का पूरा ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पॉइंट और 5 यानी कि 0.8, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि हमारा 80% जो ड्रग था वो हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि जो हमारा ये ड्रग होगा उसकी 80% हमारी एब्सोल्यूट बायोलिटी निकली है, यानी कि हमारा इस तरह एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम देखो आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड हमारा होता है रिलेटिव बायोलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे दो फॉर्मुलेशन है, अब मान लो एक पैरासीटामोल हमारी जेनरिक हो गई, यानी कि मान लो हम नई डिवाइड करने वाले, और एक हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे स्टैंडर्ड की कि स्टैंडर्ड कितनी हमारी एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो मान लो अगर 500 mg का तो पूरा 500 mg एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे हम रखते हैं मतलब जेनरिक वाली। अब जेनरिक वाली कितनी होगी, मान लो जेनरिक वाली सिर्फ 400 mg होगी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो हमारी जेनरिक या टेस्ट मेडिसिन है ये सिर्फ हमारी जो है 80% बायोलिटी शो कर रही है, मतलब ये 80% एक्टिव है, बाकी की हमारी वेस्ट हो जा रही है। तो ये हमारी के इस तरह हम यहाँ पे दो फॉर्मुलेशन को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पहला ये टेस्ट ड्रग है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, यानी कि जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो कितना इफेक्टिव तरीके से अपना काम करेगा।
नेक्स्ट हमारा आता है बायो इक्विवेलेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंपैरिजन होता है, यानी कि वही मैंने बोला कि यहाँ पे मान लो दो हमारे ड्रग है, एक ए है एक बी है, तो हम यहाँ पे ये देख करते हैं, देखो सेम ड्रग है, सेम सब कुछ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब ये हमारी बॉडी में जाएंगे तो अलग अलग जो है इनकी एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि कोई हमारा जल्दी हो जाएगा, कोई हमारा लेट होगा। तो बस जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी होती है ना, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि ये जो ड्रग है ये इसके मुकाबले कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, और दोनों की स्टडी से हमको ये पता लगता है कि मान लो अगर बी हमारा स्टैंडर्ड है, यानी कि मान लो ये हमारा वही मैंने बोला कि ब्रांडेड है, और ये हमारी जेनरिक है, तो हम यहाँ पे ए को ये देख सकते हैं कि ये हमारी इसके मुकाबले कितना अच्छा काम कर रही है। अगर बहुत अच्छा काम करेगी तब हम जो है इसको देते हैं, अगर कम काम करेगी तो हम इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ बायो इक्विवेलेंस स्टडी में यही पूरा फंडा पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है IVIBC। अब देखो इसमें सिंपली क्या होता है, देखो इन विवो इन विट्रो को रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है, अब जैसे मान लो ये टैबलेट है, तो इस टैबलेट को हम लोग अपनी ह्यूमन बॉडी में देने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो ये कैप्सूल हमारे यहाँ पे जाएगा, तो अब ना हमको ये नहीं पता कि ये कैप्सूल जब हमारे पेट में जाएगा तो इसका एक ऑफिशियल टाइम ये होता है कि लगभग आधा घंटे के अंदर में या 1 घंटे के अंदर में टैबलेट यहाँ पे डिजोल्व हो जाए, और डिजोल्व होने के बाद क्या करे, ये अपने अंदर के ड्रग को यहाँ पे रिलीज कर दे, जिससे हमें यहाँ पे एक्शन मिलना शुरू हो जाएगा आधा 1 घंटे के अंदर में। ये हमारा मेन फंडा होता है। लेकिन हमको कैसे पता, क्योंकि अगर एक बॉडी में चला गया हम कैसे पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो स्टडी है ये हमारी इन विवो है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे काम करेगा, और हम यहाँ कर नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लो हमारी यहाँ पे ऐसे मशीन होती है पूरी, आपने देखा होगा क्वालिटी कंट्रोल वाली, तो हम ये मान लो कि हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा बीकर वगैरह ले लिया, और इसमें हमने ये कैप्सूल को डाल दिया, और यहाँ पे जैसे मान लो हमारे वाटर का एक तरह से क्या है, पेट में HCl ये सब होता है, तो हम यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ केमिकल डाल देंगे, या मान लो पानी सिंपल डाल देते हैं, हमको आइडिया लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर लगभग अपने बॉडी टेम्परेचर यानी कि 32 ऐसे करीब पूरा सेट कर देते हैं, 32 से लेके वही 35 से तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ वेट करेंगे और ये देखेंगे, थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट भी करते हैं क्योंकि पेट में मूवमेंट होती है, अप डाउन मूवमेंट करेंगे या सर्कुलर करते हैं। उसके बाद ये देखेंगे कैप्सूल हमारा कितनी देर में यहाँ पे डिजोल्व होना शुरू हो रहा है। अब कैप्सूल अगर हमारा आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक डिजोल्व हो जाता है, मतलब हम समझ लेंगे कि हाँ ये कैप्सूल अगर यहाँ आधा घंटे में डिजोल्व हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जाके भी जो है आधा पौने घंटे में ये डिजोल्व हो जाएगा और अपना काम करेगा। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल यानी कि इन विट्रो स्टडी थी, हमने बॉडी के बाहर की, और ये हमारी इन विवो यानी कि बॉडी के अंदर की कहानी थी। तो हमने बाहर स्टडी करके बॉडी के अंदर की कहानी को समझ लिया कि अगर यहाँ पे आधा घंटे में हो गया तो बॉडी के अंदर भी जो है लगभग जो है आधा घंटे के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पे क्या है IVIBC बोलते हैं, यानी कि ये एक रिलेशनशिप है जहाँ पे हम बॉडी के बाहर चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं और बॉडी के अंदर की कहानी को पता लगा रहे हैं। तो ये हमको ना ड्रग के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है विदाउट क्लिनिकल स्टडी, यानी कि बॉडी के अंदर स्टडी किए बिना ही जो है हमको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे ड्रग काम करेगा। तो ड्रग के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। बाकी ये हमारे जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट वगैरह उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे डिसोल्यूशन टेस्ट है जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या करेगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रिडिक्ट करेगा। फिर हमारे यहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आता है, ये मैंने बता दिया कि जैसे कुछ ड्रग हमारा क्या करता है, लीवर में पहले चला जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से पहले, और वहाँ पे कुछ हमारा एक्टिव ड्रग जो है इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा बेस्ट हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलाइज हो गया, तो अब वो हमारी बॉडी में नहीं काम में आएगा। तो यही हमारा होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और ये ओरल के साथ ही मोस्टली हमारा होता है। अब जैसे प्रोपेनॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये पूरे तरह है। नेक्स्ट हमारा आता है एन्यूमरेट फैक्टर अफेक्टिंग बायोलिटी, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हमारी बायोलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे फैक्टर हैं। जैसे यहाँ पहला आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पास अगर यहाँ पे हो जाएगा तो उतना ड्रग हमारे यहाँ एब्जॉर्ब कम होगा। सेकंड ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन, अब ड्रग अगर अच्छे से सॉल्युबल नहीं होगा तो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑटोमेटिक बात है, क्योंकि बायोलिटी क्या है, कितना ड्रग हमारे यहाँ ब्लड में पहुंच गया। तो अगर एब्जॉर्प्शन कम होगी तो ड्रग कम पहुंचेगा, ड्रग कम पहुंचेगा तो बायोलिटी हमारी कम हो जाएगी, डिसोल्यूशन कम होगा तो ये हो जाएगा। देन हमारा होता है गैस्ट्रिक एम्पलीफाइंग टाइम। ये किस लिए होता है, तो पेट के अंदर का जैसे जो फूड है वो हमारा कितनी जल्दी आगे जा रहा है। अब ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि देखो खाना हमारा एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रोकेगा, क्योंकि भरा भरा ये होता है। और दूसरा क्या है कि ड्रग भी हमारे इसके साथ आगे जाएगा, तो अगर ये ज़्यादा अच्छा होगा तो ड्रग हमारा ज़्यादा अच्छे से जो है एब्जॉर्ब होगा। फिर हमारा ड्रग इंट्रैक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रग हमने खाया और वो किसी और के साथ इंट्रैक्ट करके रुक जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ड्रग एब्जॉर्ब हमारी से कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे आता है हमारा डिसोल्यूशन रेट क्या है। तो जो मैंने आपसे बोला कि ड्रग हम यहाँ पे दे रहे हैं, मान लो पेट में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो डिसॉल्व हो रहा है पानी के साथ में। तो ये जो डिसॉल्व हो रहा है ना, ये कितने स्पीड से हो रहा है, यही हमारा डिसोल्यूशन रेट होता है। यानी कि इट इज द रेट एट विच ड्रग डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन पूरा बनाने के लिए ये हमारे सॉल्वेंट के अंदर कितनी स्पीड से ड्रग डिसॉल्व हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए, स्पेशली फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग। अब यहाँ पे क्या है कि फास्टर डिसोल्यूशन होगा तो हमें बेटर
सॉल्युबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे जो स्मॉलर पार्टिकल साइज होते हैं वो ज़्यादा हमारे अच्छे से जो है डिजोल्व हो जाते हैं, उनका डिजोल्यूशन रेट बहुत हाई होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है मेथड टू एनहांस ड्रग डिजोल्यूशन, यानी कि ये जो ड्रग हमारा है वो कितनी जल्दी मतलब इनहांस कैसे कर सकते हैं ड्रग के डिजोल्यूशन को। तो यहाँ पे कुछ हमारे डिफरेंट मेथड होते हैं और ये आपका लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी एक बार आता है। पहला यही है कि हम पार्टिकल साइज को छोटा कर सकते हैं, पार्टिकल साइज छोटा होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ज़्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, ज़्यादा हमारा डिजोल्यूशन होगा। सेकंड हमारा को सोलवेंट है। अब मान लो ये ड्रग अगर हमारा इसमें डिजोल्व नहीं हो रहा तो हम यहाँ पे एक और सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सॉल्वेंट हमारे ड्रग को डिजोल्व करेगा और वो सॉल्वेंट खुद जो है इस सॉल्वेंट के साथ जाके मिल जाएगा। देन यूज ऑफ सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ ऐसे ड्रग है जो हमारे मतलब अलग नेचर है, एक लाइपोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे तो आराम से दोनों मिक्स हो जाएंगे। देन पीएच एडजस्टमेंट करके हम यहाँ मिला सकते हैं। इसके अलावा प्रो ड्रग अप्रोच है, मान लो कोई ड्रग हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसको प्रो ड्रग बना देते हैं जिससे वो बॉडी में जाएगा और तब जाके एक्टिव होकर अपना काम करेगा। अब यहाँ पे एक हमारी क्वेश्चन आती है स्टेट नॉइज विटने क्वेश्चन। अब ये ना हमारे रेट ऑफ डिसोल्यूशन को बताती है कि हमारे जो कोई भी सॉलिड ड्रग है वो सॉल्वेंट में कितना अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है। अब ये हमारा बेसिकली सरफेस एरिया पे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है और ये क्या है बार्डली यूज होता है हमारी ड्रग रिलीज को पता करने के लिए। इसका एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या है, DC/dt इक्वल टू DAH और CG है। तो ये हमारा क्या होता है डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग है, यानी कि कितने स्पीड से हमारा डिसोल्यूशन होगा। फिर यहाँ पर ये हमारा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, यानी कि ये हमारा ड्रग है डिफ्यूज हो रहा है, यहाँ पे घुल रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा डायरेक्टली हमारा उतना डिसोल्यूशन रेट बढ़ेगा। देन ये एरिया है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पहले ही देखा कि सरफेस एरिया स्मॉलर साइज है, सरफेस एरिया हमारा बढ़ेगा और सरफेस एरिया हमारे जितना ज़्यादा होगा हमारी उतनी अच्छी यहाँ पे डिसोल्यूशन होता है। देन यहाँ पे एच है, ये अपॉन में, ये हमारी लेयर की थिकनेस है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो कहीं को परमेबल करना है तो अगर लेयर हमारी मोटी होगी जिसमें इसको क्रॉस करके डिजोल्व होना है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे डिजोल्व होना, तो अगर ये मोटी होगी तो भाई इतनी आसानी से डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो ये लेयर मोटी हो गई। देन हमारे ये कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कि कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिजोल्व अगर होना मान लो तो हाई से लो की तरफ जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व होगा। तो ये पूरा हमारा हो गया नॉइज विटनेस इक्वेशन के बारे में, जो पूरा फंडा बताता है कि डिजोल्व हमारा कैसे क्या होता है। अब हमारे यहाँ पे यूनिट नंबर 3 आती है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक। अब देखो फार्माकोकाइनेटिक हम लोग आराम से जानते हैं, सिंपल क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में जो कोई भी ड्रग है हम यहाँ पे ले रहे हैं तो ड्रग की कंप्लीट जो स्टडी होती है हमारी बॉडी के अंदर, या बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, यही हमारी क्या होती है फार्माकोकाइनेटिक होती है। अब इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि सबसे पहले ड्रग आएगा, वो ड्रग हमारा आके क्या होता है एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर में, ये हमारी एब्जॉर्प्शन हो गई। अब जब एक बार ड्रग ब्लड के अंदर आ जाता है उसके बाद वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा, यानी कि टिश्यू के पास जाएगा, उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, यानी कि अपने टारगेट साइट पे जाएगा। और जब एक बार वहां पहुंच जाता है उसके बाद होती है उसकी मेटाबॉलिज्म, यानी कि अब जो हमारा एक्टिव ड्रग है उसने टारगेट रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन दे दिया, अब उसकी यहाँ पे होती है मेटाबॉलिज्म, यानी कि अब वो जो एक्टिव ड्रग था हमारा वो इनएक्टिव में कन्वर्ट होगा, यानी कि वही बोल सकते हैं कि लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में होगा। और जब एक बार ये काम हो जाता है देन वो ड्रग अपना यहाँ पे आएगा, यानी कि किडनी के थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, या बोल सकते हैं कि अगर लीवर से आएगा तो वाइल एसिड के थ्रू जो है किडनी से बाहर इससे मतलब फीसेस की तरफ बाहर निकल जाएगा, तो ये पूरी हमारी होती है एक्सक्रीशन। तो ये जो चारों प्रोसेस हमारी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इन चारों को मिला के हम क्या बोल देते हैं, हम इन चारों को मिला के यहाँ पे बोल देते हैं फार्माकोकाइनेटिक। तो वही हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इट द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ड्रग की जो मूवमेंट हमारी घूम रही है ना उसी की स्टडी हम यहाँ करते हैं। इसके अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है, यानी कि ये जो पूरा फंडा है ना ये हमको ये बताता है कि जो भी ड्रग हमारी बॉडी है वो ड्रग को कैसे हैंडल करती है, और बाकी ये हमें जो है डोजेज रेजिमेंट बनाने में भी हेल्प करता है। अब देखो ये मैंने आपसे वैसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, क्योंकि एक आध बार जो है ये वाला 2 मार्क्स में आया है तो आपको ये लिख के आना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा बता दूँ तो देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई हमारी ड्रग है और अगर हमें ये आइडिया लग गया कि ये ड्रग है ये हमारी पूरी बॉडी में जो है कैसे क्या मतलब प्रॉपर्टीज हो रही है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारी बात है। तो हम जो है इसको बनाएंगे ना जब ड्रग, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसको हम किस फॉर्म में कैसे बनाएं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ड्रग है और हमने ये देखा कि ये ना बहुत ही पुअरली एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि जब हम इसको पेट में खा रहे हैं तो ये लीवर में जाके ना फर्स्ट पास मेटाबोलाइज हो जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ड्रग हमारा डिग्रेड हो जा रहा है। मान लो अगर 100 mg ले रहे हैं तो 20-30 mg जाके सिर्फ हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि ये बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज जाता है फर्स्ट पास। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि भाई इसको हम जो है ओरल रूट से नहीं दे सकते, तो हमने क्या किया उसका हमने इंजेक्शन बनाया और इंजेक्शन बना के हम उसको ब्लड में देने लगे डायरेक्टली, क्योंकि वो इधर जो है डिग्रेड हो जा रहा था। तो इस तरह हमें यहाँ पे पता चला। मान लो कोई ड्रग ऐसा है जिसके बारे में पता चला कि वो एसिड में खराब हो सकता है, तो हम क्या करेंगे उसको भी डायरेक्टली हम इस रूट से देंगे, या मान लो माउथ वाले सबलिंगुअल रूट से देंगे, कोई ना कोई रूट से देंगे। मान लो जो हमारी लंग्स यानी कि अस्थमा की ड्रग है, मान लो किसी को नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि अस्थमा पंप लोकल दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हमें एक बार ड्रग की ये सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाए ना तो ड्रग को कैसे क्या बनाना है उसका हमें आइडिया लग जाता है, और
उसी को यानी कि ड्रग को डोजेस को कैसे क्या बनाना होता है उसी को प्रॉपर हम यहाँ पे डोजेज रेजिमेन बोल देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे अगर आपका 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल, यानी कि वही पूरा हमारा कैसे क्या कंसंट्रेट होता है ये सारा फंडा। अब हमारा आता है यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स के बारे में। अब ये हमारे क्या होता है ना, इसको समझते हैं। अब देखो नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि इस तरह पूरा हमारा ड्रग आ रहा है और ये सारे के सारे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ड्रग हमारा ब्रेन में भी जा रहा है, फिर हमारा मसल्स में भी जा रहा है, हमारे बोन्स में भी जा रहा है, इसके अलावा हमारे लीवर में जा रहा है, इसके अलावा हमारे किडनी में जा रहा है, इसके अलावा हमारे हार्ट में जा रहा है, यानी कि जगह जगह जा रहा है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमको ना यहाँ पे ये पता करना है कि जो मान लो हमने 100 mg ड्रग दिया तो कितना ड्रग हमारा ब्रेन में पहुंचा, कितना ड्रग हमारा मसल में पहुंचा, कितना ड्रग हमारे यहाँ पहुंचा। तो आप ऐसे पता तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन्हीं सबका छुटकारा है, यानी कि बॉडी के अंदर घुस के ये सब चीज़ों का पता लगाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने हमारे बनाए मॉडल। अब मॉडल का मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लो हम लोग को एक घर बनाना है या हमें मान लो बहुत बड़ा घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उस घर के लिए नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे को पास करवाते हैं, उसके बाद नक्शे के अंदर सब कुछ होता है किधर क्या है, और उसी नक्शे के जरूरत जान दो हम अपना बड़ा वाला घर बना लेते हैं। तो ये जो नक्शा है ना इसको हम यहाँ पे मॉडल बोलेंगे, यानी कि एक असली जो बनाने वाले होते हैं उसका हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अभी वो असली बना नहीं है, बस उसको हमने एज्यूम किया है, उसको हमने सोचा है और सोच के हमने एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया है। जैसे वो जोक नहीं मारते हैं, जैसे हम छोटे थे नेटवर्क मार्केटिंग में थे ना, तब वहाँ से पूछते थे कि भाई ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, लोग कहते हैं आगरा में, एक ही जगह, तो कहते हैं नहीं, सबसे पहले वो शाहजहाँ की सोच में बना था। तो वही मान लो कि एक मॉडल हमारा बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ड्रग की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये जो हमारी बॉडी है ये एक मॉडल की तरह, यानी कि एक कंपार्टमेंट है, यानी कि एक खाली जगह है। अब इसके जो ऑर्गन है, जैसे हमारा ब्रेन है ये एक अलग कंपार्टमेंट है, हमारी किडनी अलग कंपार्टमेंट है, हमारी ये अलग कंपार्टमेंट है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लो ये ड्रग हमारा आया, तो ड्रग हमारा यहाँ पे गया, तो ड्रग की कितनी एब्जॉर्प्शन हुई ये सब हम ऐसे स्टडी कर लेंगे। फिर ड्रग यहाँ कितना गया, यहाँ कितना गया, यहाँ गया। तो जब हम यहाँ पे ऑर्गन को हटा देते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है किस ऑर्गन के क्या क्या है, हम यहाँ पे जनरल स्टडी करके ये पता लगा लेते हैं कि कितना ड्रग हमारा कहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। अब देखो इसके लिए मैं ये बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके लिए ये बोलूंगा कि आप लोग एक बार लॉन्ग वीडियो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इतना 2 मार्क्स में आपको समझ मुश्किल ही आएगा। इसीलिए एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि कैसे क्या होता है, बाकी आप उधर जाके चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, मतलब मेन ये होता है। बाकी अगर बात करें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में तो मेनली 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे होते हैं कंपार्टमेंट मॉडल, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारी बॉडी है इसको हम एज कंपार्टमेंट मान लेते हैं कि ये हमारे कंपार्टमेंट है, ऑर्गन हो गया, ये ऑर्गन है, या पूरी बॉडी हमारे कंपार्टमेंट है, ऐसे। फिर हमारे आते हैं फिजियोलॉजिकल, इसमें क्या है कि यहाँ पे हम कंपार्टमेंट नहीं मानते, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी है, जो ऑर्गन है उसको हम ऑर्गन ही मानते हैं। हम यहाँ पे ऐसे ही स्टडी करते हैं कि ड्रग हमारे यहाँ से गया स्टमक में, वहाँ से हमारा गया इधर, फिर हमारे लंग्स में जा रहा है, हमारे ब्रेन में जा रहा है, हमारे हार्ट में जा रहा है, यानी कि हम एक्चुअल ऑर्गन मान के उसकी स्टडी करते हैं, तो हमें एक रियल डाटा मिलता है। फिर हमारे यहाँ आता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, तो यहाँ पे एक स्टैटिकल एनालिसिस होती है, यानी कि यहाँ कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं मानते, यहाँ पे जो एक्चुअल स्टडी है AUC वगैरह ये निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा फंडा क्या होता है, हाँ आपके मन में आना चाहिए कि सर ये कंपार्टमेंट बनाई क्यों नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखो डायरेक्टली क्या होता है कि हर बार हम ड्रग ले रहे हैं तो हर बार हमें बॉडी में क्या करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा। हमने ड्रग दिया, 10 मिनट बाद हम फिर छेद करके ब्लड निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि कितना भाई एब्जॉर्ब हुआ है, फिर 10 मिनट बाद निकाल रहे हैं, फिर कितना हुआ, फिर 10 मिनट नहीं करना हुआ। तो ये सब करते रहेंगे तो भाई बॉडी खत्म हो जाएगी और बार बार हमें जो है सब्जेक्ट को ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी जैसा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, हम एक पूरा हाइपोथेटिकल इमेजिन करते हैं, तो एकदम एक्यूरेट डाटा तो नहीं मिलता, लेकिन ये मान लो कि 19-20 के फर्क में हमको डाटा मिल जाता है, और वो डाटा मिल जाता है जो हमको स्टडी यानी कि ड्रग को समझने के लिए हमारा काफ़ी होता है, उतना हमको मिल जाता है। इसीलिए जो है ये मॉडल इतने पॉपुलर है और इसीलिए जो है इनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे आता है डिफाइन 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर, यानी कि IB बोले ये सब आता है। तो 1 कंपार्टमेंट क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो हम क्या करते हैं पूरी बॉडी को हम यहाँ पे सिर्फ एक कंपार्टमेंट एज्यूम करते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं सोचते कि हमारा ब्लड अलग है, हमारा लीवर अलग है, नहीं, हम क्या सोचते हैं कि हमारे ये मान लो ड्रग है तो ये हमारी पूरी बॉडी में जा रहा है और बॉडी में केवल एक ही है, और उसके बाद इधर से जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो केवल यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रग हमारा जो उसका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि बॉडी में जा रहा है, और इधर से वो पूरा ब्लड हमारा बॉडी से बाहर निकल जा रहा है। तो केवल एक कंपार्टमेंट मानते हैं, उसी को हम यहाँ पे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल बोल देते हैं। अब जो ओपन वर्ड है वो हमारा इसलिए है क्योंकि ड्रग हमारा बॉडी में रुक नहीं रहा है, ड्रग हमारा बॉडी से बाहर भी जा रहा है, तो इसीलिए इसको ओपन वर्ड हम यहाँ बोलते हैं। तो इसमें क्या आसान हो जाता है कि हमको यहाँ अलग अलग ये नहीं पता लगाना है कि ड्रग हमारा कहाँ कितना गया, बस हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना ड्रग हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना ड्रग हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है, और उसी के बेस पे हम यहाँ बीच का ये पता लगा लेते हैं कि कितना ड्रग हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब सिंपल सी कहानी है, लॉन्ग वीडियो देखो जाके आपको सारी कहानी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे IB मतलब ये डिफरेंट होता है, हम IB बोलर्स के लिए, IB इन सब के लिए हमारा डिफरेंट होता है। बाकी इसकी इक्वेशन
क्वेश्चन यानी कि वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग एक पूरी क्वेश्चन बनी हुई है हमारी C इज इक्वल टू C नॉट E माइनस के टी, और इसी को हम यहाँ लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग C इज इक्वल टू लॉग C नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। तो ये हमारी IB बोलस के लिए क्वेश्चन निकल के आते हैं और इसको ड्राइव करना ही बहुत टफ, मतलब टफ नहीं कॉम्प्लेक्स था, लेकिन हाँ ये आपका मेन क्वेश्चन था और ये पूरे को लॉन्ग में देखोगे आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, 10 नंबर में आ जाता है। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो ये हमारी जो बॉडी है, बॉडी को हम इस तरह कंपार्टमेंट यानी कि अगर कभी आएगा ना इस तरह बना सकते हैं कि ये हमारे कंपार्टमेंट है और इस पर नंबर डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मान लो 2 है, जैसे हमने माना कि हमारी बॉडी एक अकेली है तो हम यहाँ पे एक कंपार्टमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मान लो ड्रग हम क्या कर रहे हैं ओरल रूट से ले रहे हैं, तो जब ओरल रूट से ले रहे हैं तो ड्रग हमारे यहाँ से एंट्री करेगा और एंट्री करेगा तो हमारा इधर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक बार बॉडी में अंदर चला गया तो ड्रग क्या करेगा, बॉडी से बाहर भी जाएगा, तो बाहर जाता है हम यहाँ कर देते हैं ये। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाते हैं के। अब देखो जब बॉडी से बाहर जा रहा है उसको हम जीरो बोलते हैं, या बॉडी के बाहर की कंडीशन को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रग हमारा बॉडी से बाहर जा रहा है, तो यहाँ बॉडी का हम रिप्रेजेंट किया 1 से, तो हम क्या करेंगे K10 यानी कि ये बाहर जा रहा है। अब इधर क्या करेंगे, तो इधर हम क्या करेंगे कि बॉडी के बाहर से आ रहा है तो K0 और कहाँ जा रहा है 1 को जा रहा है, यानी कि कहाँ से आ रहा है वो पहले और कहाँ जा रहा है वो बाद में। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो हम यहाँ पे IV इन्फ्यूजन के लिए बनाते हैं यानी कि डायरेक्टली ब्लड में, तो देखो वहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, तो ड्रग हमारा जो है वो यहाँ पे आ नहीं रहा है, ड्रग हमारा डायरेक्टली ब्लड के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, बस ब्लड के अंदर डायरेक्टली ड्रग डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ हमको ये वाला एब्जॉर्प्शन वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम डायरेक्टली बनाएंगे कि ये हमारा इस तरह बाहर जा रहा है 10 ये हमारा बाहर जा रहा है। तो ये हमारा होता है मॉडल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा IV यानी कि सॉरी ये हमारा ओरल रूट के लिए है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा IV रूट के लिए है, यानी कि IV में डायरेक्टली है तो हम यहाँ पे क्योंकि भाई डायरेक्टली ब्लड में आता है, तो जब ब्लड में आएगा तो इसकी एब्जॉर्प्शन होगी नहीं, और यहाँ पे जो ओरल है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये हो गया। अब देखो ये हमारा बन गया 1 के लिए यानी कि IV बोल के। अब मान लो 2 के लिए बनाना है तो बस एक ये कर देंगे, एक ये कंपार्टमेंट कर देंगे, ये 1 है ये 2 है। तो हमारा देखो इसके लिए ओरल के लिए बनाना है तो पहले इधर आएगा, फिर हमारा बाहर जाएगा, फिर हमारा इधर से लौट के आएगा और फिर हमारा इधर जाएगा। अब देखो ये हमारा होता है सेंट्रल। सेंट्रल में क्या होता है कि जैसे ड्रग हमारा सबसे पहले ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, तो ब्लड में और जहाँ पे हमारा ब्लड ज़्यादा जाता है, जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, यानी कि हाईली परफ्यूज ड्रग हो गए, इनको हम यहाँ पे सेंट्रल कंपार्टमेंट बोल देते हैं। और इसके बाद बाकी यानी कि बॉडी के जो टिश्यू हो गए उनको हम यहाँ पे पेरिफेरल बोल देते हैं, यानी कि मान लो ब्लड और ब्लड के साथ जो हमारे अच्छे अच्छे ऑर्गन थे जिनमें ब्लड ज़्यादा वो, और ये हमारे टिश्यू हो गए, इनको हम यहाँ पेरिफेरल बोल देते हैं। तो इस तरह जाता है, तो ड्रग हमारा इधर जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा और फिर इधर से बाहर जाएगा, और ये हमारा एब्जॉर्ब। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ करेंगे K01, फिर इधर जा रहा है K1 से 2 जा रहा है, इधर हमारा K2 से बना रहा है और इधर हमारा K1 से 0 जा रहा है, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और जो ये है ये हमारी एब्जॉर्प्शन है, यानी कि इसको KA भी लिख सकते हैं, और ये हमारा KE भी लिख सकते हैं, यानी कि एलिमिनेशन हो रहा है। तो अगर एक दो बार आपका रिप्रेजेंट करने के लिए आए तो ऐसे आ सकता है। अब मान लो यहाँ पे अगर ये आपका ओरल रूट के लिए है, अगर ये IV के लिए होता है तो बस ये वाला फंडा हटा दो और ये जो आपका पूरा बन जाएगा ये आपका IV रूट के लिए हो जाएगा। तो इस तरह आप पूरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी आप डिटेल वाली देख लेना। तो ये आपका 1 कंपार्टमेंट हो गया, इस तरह की इक्वेशन वगैरह बनती है, ये पूरा फंडा होता है। और यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, बॉडी को एक सिंगल कंपार्टमेंट मान लेते हैं, इससे हमें पढ़ने यानी कि स्टडी जो करते हैं हम इसकी वो हमारी आसान हो जाती है, क्योंकि बस हमको यहाँ पे फिर 2 ही चीज़ें निकालनी है, एक हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की कितनी स्पीड से ड्रग हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन यानी कि कितनी स्पीड से ड्रग हमारा बाहर जा रहा है, बीच में क्या कितना हो रहा है, किस ऑर्गन में कितना जा रहा है, उनको निकालना नहीं है। और जब नहीं निकालना है तो ये दोनों से हमारा क्या है स्टडी बहुत आसान हो जाती है, और इससे हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि C हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितना कंसंट्रेशन है ड्रग का, और K हमारा क्या है एलिमिनेशन वाला है। तो ये पूरा, और C नॉट क्या है कि इनिशियली हमने यानी कि एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं, तो इनिशियली हमने 100 mg दिया था, कितना दिया था वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा हमारा फंडा हो गया। 2 कंपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 2 होंगे, जो मैं देखो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करिए, ये यहाँ पे हो गया। देन आपका यहाँ नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल मॉडल। तो ये हमारा क्या करता है, बॉडी को एज इट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बॉडी हमारी असली ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्या रियल ब्लड फ्लो हमारा पूरा दिखता है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक हमारा डिस्क्रिप्शन होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये एडवांस फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में काफी हेल्पफुल होता है, जैसे हमारा लीवर हो गया या किडनी बेस्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 2 टर्म आते हैं, Cmax Tmax और हमारा AUC तीसरा टर्म आता है। तीनों को समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा होता है ड्रग कंसंट्रेशन, यानी कि ऊपर हमारा जा रहा है, ये हमारा होता है टाइम। अब जैसे मान लो मैंने ओरल रूट से अपना ड्रग दिया, तो जब मैंने ओरल रूट से यहाँ पे ड्रग दिया तो आपको बताया कि 1 घंटे के अंदर में धीरे धीरे आपका असर आता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे 100 mg ड्रग दिया, तो अब क्या होगा कि धीरे मैंने दिया तो स्टार्टिंग में तो मेरे ब्लड में बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे क्या है ये दोनों 0। अब जैसे ही मेरा टाइम बढ़ा, मान लो मेरा 1 घंटा हुआ, मेरी बॉडी में जो है ये 100 mg में से कुछ mg मेरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, यानी कि इतना चला गया। फिर मेरा थोड़ा टाइम बढ़ा, फिर मेरा एब्जॉर्ब होगा, तो इस तरह। और एक मूवमेंट ऐसा आएगा जब मान लो मेरे 2 घंटे 4 घंटे बाद क्या होगा, मेरा मैक्सिमम ड्रग जो, यानी कि मान लो मैंने 100 mg दिया था, तो मैक्सिमम ड्रग मेरा जो है वो यहाँ ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो चुका होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अब ड्रग भाई एब्जॉर्ब तो होगा नहीं,
नहीं, क्योंकि एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब ड्रग धीरे धीरे रेट ऑफ एलिमिनेशन यानी कि बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या है कि टाइम आगे बढ़ रहा है, मान लो शुरुआत के 4 घंटे में हमारा पूरा एब्जॉर्ब हो गया, लास्ट के 4 घंटे अब उसके बाद क्या होगा, ड्रग हमारे बॉडी से बाहर जाएगा, उसको हम यहाँ पे एलिमिनेशन बोल देते हैं। तो इस तरह ये वाला जो चढ़ता हुआ सूरज है ये हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है और ढलता हुआ हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है। और ये पॉइंट यहाँ पे ड्रग हमारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, इसको हम सी मैक्स बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और ये जो हमारा होता है यानी कि जिस टाइम पे हम सी मैक्स को अचीव करते हैं वो हमारा टी मैक्स होता है, यानी कि वो टाइम जब हमारा ड्रग मैक्सिमम था। और इसके अलावा ये जो अंदर का यानी कि देखा जाए तो ये जो एरिया है ना इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ से हमारा ड्रग बॉडी से बाहर जा रहा है लेकिन बॉडी के पास तो था ना, तो ये जो पूरा अंदर का कर्व बन रहा है जिसमें ड्रग हमारा बॉडी के साथ इंटरेक्शन में था, इसको हम यहाँ पे AUC यानी कि एरिया अंडर कर्व बोल देते हैं। अब देखो, चाहे ये हमारा एब्जॉर्ब हो रहा हो चाहे एलिमिनेट हो रहा हो, लेकिन जब तक ड्रग हमारा बॉडी के अंदर है वो हमारी बॉडी के अंदर काम करेगा। इसीलिए जो AUC होता है ना वो हमारा वो इफेक्टिव टाइम होता है जब ड्रग हमारी बॉडी में अपना एक्शन शो कर रहा होता है, इसीलिए AUC यहाँ पे बोला जाता है एरिया अंडर कर्व है, यानी कि कर्व के अंदर का एरिया है। और ये पूरा जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। तो 3 टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। सिंपल क्या बोल सकते हैं, हमारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन। और देखो जो रियल डाटा वगैरह होते हैं ना उनमें हम इन्हीं को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्चुअल में ये डाटा निकलता है, इसी से हम सारी कहानी पता करते हैं। और जो हमारे वो वाले आते हैं यानी कि जब हम जो फार्माकोलॉजी का मॉडल वगैरह आते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, उनमें भी हम जो है इन्हीं की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन वो हमारी क्या है हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। लेकिन जो ये वाले फिजियोलॉजिकल मॉडल है इसमें इसकी जो है रियल वैल्यू मिलेगी, बस इतना फर्क होता है। तो ये हमारा क्या है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग की है जो हम प्लाज्मा आफ्टर प्लाज्मा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मिलेगी। और टीमेक वो टाइम है जब ये हमारा पूरा पहुंचेगा। और ये फास्ट टेक्निकल ये सब मैंने आपको समझा दिया। AUC हमारा एरिया अंडर कर्व होता है ये पूरा। और इसका देखो ग्राफ जो फॉर्मूला वो इस तरह बनता है, AUC=C0/K। के हमारा होता है एलिमिनेशन रेट कौन सा, यानी कि कितनी स्पीड से एलिमिनेट हो रहा है। और C0 होता है कि इनिशियली हमने कितना ड्रग यहाँ पे दिया था। अब देखो ये तो हमारा इसके लिए बना है ओरल के लिए। अब मान लो बाई चांस अगर हम इसको IV रूट से देखें तो जब IV में होगा तो हमारा स्टार्टिंग से फुल होता है, तो यहाँ पे ही हमारा फुल होगा और बाद में बस नीचे गिरता रहेगा नीचे गिरता रहेगा। तो ये तो वहाँ पे क्या होगा, ये एरिया अंडर कर्व बनेगा और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमारा C मैक्स होता है और बाद में गिरेगा और इनिशियल लेवल पे ही हमारा T मैक्स होता है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, IV रूट के लिए होगा। बस आपका कंसेप्ट के लिए होना चाहिए। देन हमारा आता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा वो फ्रैक्शन होता है जिसमें ये पता लगाता है कि जो ड्रग हमारा कितनी स्पीड से बॉडी से बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है कि ड्रग हमारी कितनी स्पीड से बॉडी से बाहर जा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ ड्रग रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कितने बाहर जा रहा है। तो ये हमारा हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, यानी कि मोस्टली हाफ लाइफ से आपने सुना होगा ना कि हाफ लाइफ से हमें ये पता चल जाता है। जैसे मान लो ये हाफ लाइफ हो गया कि ड्रग हमारा कितना बॉडी से बाहर जा चुका आधा। अब मान लो मैंने 100 mg दिया था, तो जब 100 mg दिया था वो हमारी बॉडी में काम चल रहा है, लेकिन जैसे ये मेरा जो है 50 mg या मान लो 45 mg पहुंचेगा, ये ड्रग जो है ना ये मेरी बॉडी में अब काम नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो गया इधर कम हो गया। और जब इधर कम हो गया तो बाकी की बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं, बाकी की बॉडी में पहुंचेगा नहीं तो काम, तो हमें और एक और डोज देनी पड़ती है। तो इसी को हम यहाँ पे हाफ लाइफ बोलते हैं, यानी कि हाफ लाइफ हमारा वो एक्जैक्टली टाइम होता है जब जो हमारा ड्रग है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो चुका होता है। यानी कि 100 mg दिया था और वो मान लो 2 घंटे 3 घंटे में हमारा 40 45 या 50 mg हो गया, तो वो 2-3 घंटे उसके हाफ लाइफ हो जाएंगे। और ये पता लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हाफ लाइफ होता है ना, हाफ टाइम जो होता है इसके बाद जो ड्रग है वो अपना एक्शन नहीं देता है, इसीलिए इस हाफ लाइफ को पता लगाना जरूरी होता है। तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम कितना क्या हो रहा है। तो अगर हमारा हाइयर है, यानी कि देखो ये जो हमारा एलिमिनेशन रेट काउंट है ये जितना ज़्यादा होगा ड्रग हमारा उतनी स्पीड से जो है बॉडी से बाहर जाएगा। अब जो हमारा 1 कंपार्टमेंट मॉडल था ना उसमें देखो इस तरह हम पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K=log C0 - log C। C0 इनिशियली हमने कितना दिया, जैसे मैंने बोला 100 mg दिया और बाद में कितना बचा, मान लो 40-45 बचा और इंटू 2.3 और ये टाइम यानी कि कितने घंटे बचा, 2 घंटे 3 घंटे में, ये तो हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट पता चल जाएगा। आप अगर पुट करोगे ना एक्जैक्टली आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। देन हमारा आता है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक्जैक्टली वो आधा टाइम होता है जब जो ड्रग है हमारा वो अपनी क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी का आधा रह जाता है, यानी कि आधा हमारी बॉडी से वो बाहर जा चुका होता है। ये क्लियर है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T हाफ =0.693/ke। अब यहाँ पे क्या है कि जो हाफ लाइफ हमारी होती है लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग, अगर किसी की लंबी हाफ लाइफ मान लो कोई 10 घंटे चल रहा है तो हमें बार बार जो है उसको डोज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा क्लियरेंस के बारे में बात करता है, तो ये मैंने वैसे क्लियर कर दिया था। इट इज द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव पर यूनिट टाइम, यानी कि ये क्या है कि हम कितने अमाउंट ऑफ ब्लड में से जो है अपने ड्रग को कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके, ठीक है। तो इट इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ड्रग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये हमको ये बताता है कि ड्रग एलिमिनेशन कितनी एफिशिएंसी हो रहा है, कितनी जल्दी हो रहा है। अब इसको इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्लियरेंस =dx/dt, यानी कि रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर लगभग होता है। या बोल सकते हैं क्लियरेंस =k, यानी कि हमारा कांस्टेंट हो गया, रेट ऑफ एलिमिनेशन ये हो गया इंटू x/c हो गया, यानी कि ये हमारा डोज है और ये हमारा कंसंट्रेशन है। अब आपको बताया x/c को हम यहाँ पे BD यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि क्लियरेंस हमारा डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ एलिमिनेशन पे, यानी कि कितनी स्पीड से ड्रग बाहर जा रहा है, इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि जितना ज़्यादा वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्योंकि ब्लड से जितना ज़्यादा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है
होगा उतनी बात, क्योंकि भाई ये तो हमको पता है ना जो पैटर्न क्या है हमारा, कि ड्रग हमारा पहले एब्जॉर्ब होगा फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट अगर हमारा ज़्यादा हो चुका है, वॉल्यूम ऑफ ज़्यादा है, देन वो जो है आराम से हमारा एलिमिनेट होता है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब भी होगा तो एलिमिनेट हमारा स्लो हो पाएगा। इसीलिए ये दोनों हमारे जो है यानी कि इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जितने ज़्यादा होंगे क्लियरेंस हमारी उतनी ज़्यादा अच्छे से होगी। क्लियर है। हमारा आता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारे एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ड्रग हमारा कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है टिश्यू के अंदर में। बाकी ये मैंने वही बता दिया कि ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग अपन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि ड्रग हमारा जितना ज़्यादा अभी भी अगर ब्लड के अंदर होगा वो उतना ही कम हमारा जो है टिश्यू के पास पहुंचेगा। और अगर टिश्यू के पास हमारा ज़्यादा है मतलब इसके पास कम है, तो ये पूरा पढ़ना मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, और यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा। इस तरह ये पूरा पढ़ना चलता रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या जाते हैं कि हमारा ड्रग यहाँ पे ज़्यादा हो तो भाई हम क्या चाहेंगे कि ये हमारी कम हो, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे कम हो। तो वीड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन हो गया। तो जो हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं ना उनकी हाई वीडी होते हैं, यानी कि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्लियर है कि अगर हाइयर वीडी होगा तो ज़्यादा ड्रग हमारा टिश्यू में होगा, और अगर कम वीडी होगा मतलब इधर ज़्यादा होगा मतलब ड्रग हमारा ब्लड के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ये हमारा हो गया एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारे जो वन कंपार्टमेंट मॉडल उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू डोज अपॉन सी नॉट होता है, यानी कि इनिशियली कितना दिया था और अब जो डोज है वो कितनी यहाँ पे बची हुई है, ये पूरा फंडा होता है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 44 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा आता है डिफाइन एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के बारे में। तो ये क्या होता है, तो जैसे हम यहाँ पे अभी मैंने आपको पूरा मॉडल के बारे में बताया था, तो पेज हमारा खो गया, यहाँ पे यहाँ भी नहीं है और इसके बाद यहाँ भी नहीं है। चलो सिंपल यही समझ लो। तो जैसे ये हमारा पहला कंपार्टमेंट था और ये हमारा दूसरा मान लो जो भी है, या हम ड्रग को जाली बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ से हम एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है। तो जब यहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं तो यहाँ पे क्या है K01 आ रहा था, तो ये था ना, ये हमारा एब्जॉर्प्शन था। तो इसी को हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट बोलते हैं कि कितनी स्पीड से हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसी का एक कांस्टेंट हमारा ये निकल के आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू बताता है। तो ये क्या है कि ये हमारा वो स्पीड है, वो रेट है जिसकी स्पीड से हमारे जो ड्रग है वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर में एंट्री मार रहा है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ से हमारे ब्लड के अंदर एंट्री मार रहा है। तो ये हमें क्या करेगा, ये ड्रग एब्जॉर्प्शन की स्पीड को बताता है। इसके अलावा ड्रग एक्शन के ऑनसेट को बताता है, यानी कि जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा उतनी आसानी से जो है ये हमारा पूरा पूरा एक्शन हो करेगा। अब मिल गया, देखो जब नया बना लिया तो यहाँ पे क्या है कि जो हाइयर के है ना वो हमारा फास्टर ड्रग एक्शन, मतलब जितना हाइयर एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे हम कंसर्न यानी कि ये है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी इक्वल टू ये हमारी बायोबिलिटी होती है, ये हमारी ड्रग का अमाउंट हो गया, ये एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, और ये हमारी पूरी वैल्यू हो गई एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की। तो इस तरह हम पूरे को यहाँ पे जो है फाइंड आउट करते हैं और ये हमारा टाइम हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारे एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट का पूरा फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब देखो जो यूनिट नंबर 4 था ना वो हमारी मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल या 2 कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में है, और मैंने कंपार्टमेंट का बेसिक फंडा आपको थर्ड में ही समझा दिया, यानी कि अगर एक होता है तो ये हमारा 1 कंपार्टमेंट है और अगर 2 हो तो ये हमारा 2 है। अब 2 में अगर होगा तो मैंने ये भी बता दिया कि एक हम सेंट्रल मान लेते हैं, एक हम पेरिफेरल मान लेते हैं। सेंट्रल में हमारे वो आते हैं जहां पे मतलब मेन हमारा ब्लड हो गया, और जहां पे ब्लड हमारा ज्यादा जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा जो पेरिफेरल है ये हमारे ऐसे होते हैं जहां पे हमारा ब्लड बहुत कम जाता है, जैसे हमारे एडिपोज टिश्यू हो गए, हमारे मसल्स हो गए, इसके बाद हमारी बोन्स हो गई, तो इन सब में ब्लड हमारा कम परफ्यूज होता है। अब देखो सिंपल सा फंडा क्या होता है कि जो ड्रग है वो हमारा कहाँ जा रहा है, ड्रग सबसे पहले एब्जॉर्ब होकर हमारा ब्लड में जा रहा है, और जब ब्लड में जा रहा है तो ड्रग जो हमारा वो अकेले थोड़ी घूमता है, वो हमारा ब्लड के थ्रू ही घूमेगा। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो सेंट्रल है वहाँ पे ब्लड और ये सब ज्यादा है तो ड्रग हमारे यहाँ पे ज्यादा आता है, और जो पेरिफेरल है वहाँ पे ड्रग कम है तो ड्रग हमारे यहाँ पे कम आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ज्यादा ड्रग वाला होता है, ये हमारा कम ड्रग वाला होता है, तो पहले यहाँ जाता है। अब एलिमिनेशन क्या होती है, जब 2 कंपार्टमेंट होते हैं तो एलिमिनेशन हमेशा हमारी सेंट्रल वाले से होगी, क्योंकि भाई ब्लड जो होगा, अब जैसे मान लो ये हमारे मसल्स में चला गया तो जो हमारे ड्रग होगा ना मसल से वापस आ जाता है हमारे ब्लड में, और जब ब्लड में वापस आएगा देन वो हमारे लीवर के पास जाके मेटाबॉलाइज होकर बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मसल डायरेक्टली जो यहाँ भेज रही है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही जाएगा। तो इसलिए ड्रग क्या होता है कि यहाँ से एलिमिनेट होता है, वापस आ जाता है और यहाँ से देन हमारा पूरा एलिमिनेट होगा। तो ये पूरा हमारा सेकंड 2 कंपार्टमेंट का पूरा फंडा था, अगर कभी आएगा लिख के आप आराम से आ जाओगे। इसके अलावा यहाँ पे अब हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे जो बाद वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक का फंडा आता है कि हमारी जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो कैसे पूरा घूमता है। तो यहाँ पे हमारा पहला टर्म आ रहा है डिफाइन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, इसको मैं बताता हूँ। अब देखो नॉर्मली हम क्या मान रहे थे कि जैसे मान लो कि हमारी बॉडी है तो यहाँ से ड्रग हमारा एंट्री कर रहा है और यहाँ से ड्रग हमारा बाहर जा रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ये हमारा होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि ये हमारा KE होता है और ये हमारा KA होता है। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हमें पता लगाना होता है कि ये कितने स्पीड से पूरा फंडा चल रहा है और ड्रग हमारे यहाँ पे पूरा क्या कैसे होता है। ठीक है। तो अब नॉर्मल यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे
जैसे हमने मान लो 100 mg ड्रग दिया, अब 100 mg ड्रग दिया तो आपको बताया कि हाफ टाइम यानी कि टी हाफ टाइम में क्या होगा, ये हमारा 50 mg रह जाएगा। और हमने क्या देखा था कि जैसे ये हाफ टाइम मतलब हाफ टाइम में 50 mg रहता है, ये असर दिखाना कम कर देता है, तो हमें यहाँ पे क्या दूसरी डोज देनी पड़ती है, सेकंड डोज देनी पड़ती है। और सेकंड डोज देंगे तो भाई दोबारा हम 100 mg देंगे, तो ये हमारी फिर से यहाँ पहुंच जाएगी और अब हमारी ये लगभग मान लो 150 mg पे पहुंच जाती है। अब फिर क्या होगा, फिर हमारा हाफ टाइम होगा और ये हमारा अब यहाँ पे 75 mg रह जाएगी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से तीसरी डोज देंगे और थर्ड डोज देंगे तो ये लगभग हमारी जो 175 mg पहुंच जाएगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही हाफ टाइम आएगा ये फिर से हमारी कम रह जाएगी और अब लगभग ये मान सकते हैं कि हमारी 90 या फिर मान सकते हैं 87-85 mg वगैरह पहुंच जाएगी। हम फिर से यहाँ पे एक डोज देंगे तो मान लेते हैं चलो 190 पहुंच जाएगी। हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ टाइम बाद फिर हमारी कम हो जाएगी और ये हमारी लगभग जो है 80 के करीब रह जाएगी। और इस तरह करते करते हम यहाँ देते रहेंगे, करते करते एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगा कि जो हमारे ये ना यहाँ पे जब देंगे तो ये हमारी लगभग जो है 200 mg के करीब पहुंच जाएगा ऊपर। जैसे ही हम यहाँ पे 100 mg देंगे यहाँ पे और 200 mg पहुंच जाएगा तो अब हाफ टाइम का आधा होगा तो 100 mg रह जाएगा। और हम डोज कितनी दे रहे हैं, 100 mg देते हैं, तो फिर हम 100 mg दे देंगे, ये हमारा फिर से 200 mg हो जाएगा, फिर हाफ जाएगा, फिर 100 mg आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर 200 mg हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो रहा है कि अब हम कितनी भी मल्टीपल डोज दे रहे हैं ये हमारा ना कॉन्स्टेंट लेवल पे पहुंच गया। यानी कि अब जो हमारा डोज है वो हम चाहे कितनी भी देते रहे, हमारा हाफ टाइम यहाँ पूरा है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट लेवल पे हमारा ये पहुंच गया है। तो इसी कंडीशन को यानी कि जब ये हमारा कॉन्स्टेंट यहाँ पहुंच जाता है ना, इसी कंडीशन को हम यहाँ पे क्या स्टेडी स्टेट बोलते हैं। यानी कि ये हमारी क्या स्टेडी स्टेट है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आप डोज यहाँ पे दे रहे हो वो डोज आपके यहाँ बराबर है। अब देखो ये डोज हम दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, यानी कि जो मैं दे रहा हूँ और जो ये बाहर नीचे गिर रहा था बार बार ये आधा जा रहा था, ये हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था और जो रेट ऑफ एलिमिनेशन था ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं। और जब ये दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे रेट यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल देते हैं। अब ये जरूरी क्यों है, तो ये जरूरी इसलिए होता है कि अब यहाँ पे क्या करना है कि अब जैसे ये कंडीशन आ गई ना, इसके बाद अब आप क्या करोगे, नॉर्मल किसी भी बंदे को सिर्फ 100 mg की ड्रग देते रहोगे और 100 mg जब वो ड्रग खाता रहेगा तो उसको जो है एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होती रहेगी। और यही रीजन है, यानी कि जब डॉक्टर आपको दवा देते हैं ना तो पता है क्या बोलते हैं, आपको जैसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार देते हैं और वो आपको ना रूल से खानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि जैसे आपको दिन में 2 बार मान लो तो आपका जो हाफ लाइफ है वो गिरे, उससे पहले आपको नई डोज मिलनी चाहिए जिससे वो आपका बरकरार होता है और आपकी बॉडी में एक्शन मिलता रहे, फिर आए फिर आए। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे एक दिन खा लिया उसके बाद भूल गए, 2 दिन बाद खा रहे हैं, तो तब तक तो आपका ये पूरा गिर गया और जब गिर गया तो कोई काम नहीं। अब आप दोबारा जब डोज दोगे तो दोबारा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जैसे 2 से 3 डोज मान लो आपने 2 दिन खाई तो तभी ना 3 दिन का मेनली मतलब कोर्स करते हैं डॉक्टर वगैरह मेनली कि आपका जैसे 3 बार मान ले 2-3 बार आपने खा लिया तो ये जो स्टेडी स्टेट है ना इसको अचीव करने में लगभग 4 से 5 साइकिल कंप्लीट लग जाती हैं, यानी कि 4 से 5 हाफ लाइफ लग जाती है। तो जब आप ये करोगे बार बार, यानी कि आप मान लो आपने आज 2 खाई फिर कल 2 खाई तो आपका लगभग असर, ऐसा नहीं है कि असर यहाँ नहीं मिलता, असर आपको यहाँ भी मिलता है, लेकिन जैसे ही आपकी 4-5 साइकिल होती है आपका ये एक बैलेंस बन जाता है और उसके बाद क्या है, आप जितना खा रहे हो उतना बॉडी से निकल रहा है तो आपका एक्शन बरकरार रहता है और 3-4 दिन में आप जो आराम से ठीक हो जाते हो। तो ये पूरा फंडा हो गया आपका स्टेडी स्टेट। और ये कब मिलेगा, जब आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। अब यहाँ पे 2 टर्म और आते हैं। पहला हमारा आता है लोडिंग डोज। अब लोडिंग डोज क्या है, अब देखो मान लो कोई हाफ लाइफ टी लाइफ है उसकी 3 से 4 घंटे है, तब तो ठीक है भाई 3-4 घंटे बाद वो दोबारा हम दे देते हैं। लेकिन मान लो कोई की हाफ लाइफ क्या 24 घंटे है, यानी कि मान तो भाई उसको तो भाई जो लोड ये स्टेडी स्टेट है इसमें आने में ही उसको लगभग 4 से 5 दिन लग जाएंगे और इतना तो भाई वेट नहीं करेगा ना कोई इमरजेंसी, तो उस टाइम पे ना एक लोडिंग डोज दी जाती है। तो लोडिंग डोज क्या करता है, अब जैसे मान लो किसी को 100 mg दिया जा रहा है तो ये जा रहा है और एंड में जाके वो 200 mg पे जब पहुंच रहा है तब जाके ये बराबर चल रहा है। तो अगर हम क्या करें कि किसी बंदे को स्टार्टिंग में ही 200 mg का इंजेक्शन या 200 mg दवाई देने तो ये है कि वो स्टार्टिंग में ही जो है अपने यानी कि मेन हाईएस्ट डोज पे पहुंच जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि हाईएस्ट डोज पे पहुंच गया उसके बाद हम उसको दोबारा 200 नहीं देंगे, उसके बाद हम उसको जो है रेगुलर बेसिस पे 100 mg देते रहेंगे। यानी कि 200 दिया, अब जैसे उसका हाफ लाइफ हुआ वो 100 पे पहुंच गया, हमने क्या किया अब उसको फिर से 100 देंगे, अब 200 नहीं देंगे 100 देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे मेंटेनेंस चलता रहेगा, यानी कि अब हम उसको 100 देते रहेंगे तो चलता रहेगा मेंटेनेंस। तो जो हम बाद में 100 mg दे रहे हैं यानी कि रेगुलर जो डोज है उसको हम यहाँ पे मेंटेनेंस डोज बोल देंगे और जो डोज हम यहाँ पे इनिशियल यानी कि 1 या 2 देते हैं जिससे हमारी ये लेवल अचीव हो पाए, यानी कि हम स्टेडी स्टेट को अचीव कर सकें, वो हमारी होती है लोडिंग डोज। तो ये होती है हमारी लोडिंग डोज, ये होती है हमारी मेंटेनेंस डोज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग में भी आती है तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो पूरा फिनोमेना है जिसमें हम ये पूरी स्टडी कर रहे हैं कैसे मूवमेंट क्या है, इस पूरी को हम यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ ड्रग डोजिंग या बोल देते हैं, जिससे हमको कैसे पूरा मूवमेंट चल रहा है। तो यही थी आपका यूनिट 4 का मेन फंडा, यानी कि आपको यहाँ पे सारा का
सारा डाउट मैंने एक इसी चार्ट से आपको समझा दिया है। तो अगर इसके बारे में बात करें, क्या बोल सकते हैं, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या है कि वो कंडीशन है जब हमारा रेट ऑफ ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है वो हमारा इक्वल होता है एलिमिनेशन के बराबर, और इसमें जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये हमें जो है कम मिलता है जब हम रिपीटेड जो है डोजिंग यहाँ पे लेते हैं, इसके मल्टीपल डोजिंग लेते हैं। और यही था काइनेटिक और मल्टीपल डोजिंग के बारे में। अब जैसे जो कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन हम दे रहे हैं ना, वो स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा कुछ टाइम में। अब लोडिंग डोज क्या होता है, ये इनिशियल हायर डोज होती है जो हम स्टार्टिंग में देते हैं, जिससे थेरेपेटिक कंसंट्रेशन हमारी जल्दी यहाँ पे अचीव हो पाए और हमें एक रेगुलर मतलब कांस्टेंट लेवल मिल पाए, जिससे हमें लगातार एक्शन अपनी बॉडी में मिलता रहे। तो अगर हमें इमीडिएट ड्रग का इफेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ये देते हैं, और ये हमारी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि लोडिंग डोज इज इक्वल टू वीडी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और टारगेट हमारी कितनी है, ये पूरे पे डिपेंड करेगा। और ये बेसिकली हमारे जो है लॉन्ग हाफ लाइफ वालों को ज़्यादा दी जाती है, यानी कि जिनको टाइम लगेगा इस चीज़ को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है मेंटेनेंस डोज। अब ये डोज मैंने बता दी कि ये वो डोज है जो हमारे रेगुलर बेसिस पे दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 100 mg था, तो ये हमारा रेगुलर बेसिस पे दी जा रही थी, तो यही हमारी मेंटेनेंस डोज होती है। तो ये क्या करेगा, इज द डोज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, अब इट रिप्लेस द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। अब जैसा हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 mg निकल रहा है, तो हम यहाँ पे 100 mg और दे रहे हैं, 100 mg निकल रहा है 100 और दे रहे हैं, तो ये हमारी जो ड्रग एलिमिनेट हो रहा है उसको रिप्लेस करेगा। बाकी ये हमारा क्लियरेंस एंड ड्रग डोजिंग इंटरवल डिपेंड करता है, यानी कि ये क्लियरेंस ही तो हो रहा है जो बाहर जा रहा है। अब 100 mg बाहर जा रहा है तो 100 mg दे रहे हैं, मान लो 150 बाहर जा रहा होता है तो 150 दे रहे होते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो मेंटेन डोज को हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कितना क्लियर हो रहा है। इसके अलावा जो टारगेट कंसंट्रेशन है वो तो हमारा रहेगा कि कितना हमें करना है। अब जैसे यहाँ पे हमको 200 mg तक लेके जाना है, तो ये टारगेट है, तो इतना हमको लेके जाना है, तो इसको हम रेगुलर इंटरवल पे देते रहते हैं जो हमारा हाफ टाइम का टाइम है। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो लोडिंग डोज को हम इनिशियली या 1-2 डोज देंगे केवल, जिससे हमको रैपिड थेरेपेटिक लेवल मिल जाए, और जो मेंटेनेंस डोज क्या करेगी, ये मेंटेन करेगी हमारी ड्रग कंसंट्रेशन को। लोडिंग डोज जो होती है वो हमारी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, और जो मेंटेनेंस डोज है वो हमारी क्लियरेंस पे डिपेंड करती है कि जो हमारा ये एलिमिनेशन है कितना हो रहा है उतना ही हम यहाँ पे देते हैं, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि कितनी जल्दी ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इनिशियल हाई डोज हम यहाँ पे मतलब देंगे, और जो मेंटेनेंस है वो फॉलो करेगी रेगुलर डोजेस को। फिर हमारा डोजिंग इंटरवल आता है, तो जो हम यहाँ बीच में दे रहे थे कि भाई यहाँ पे कितने गैप के बाद, ये हाफ टाइम के बाद मतलब ये पूरा हो रहा है, इसको डोजिंग इंटरवल बोलते हैं। जैसे हम दिन में 2 बार लेते हैं, सुबह शाम दोपहर, यानी कि 8-8 घंटे के गैप में, वो हमारा डोजिंग इंटरवल हो गया। अब जैसे पैरासीटामोल के लिए ना बोलते हैं कि दिन में 1 खा लो, क्योंकि भैया बॉडी में ऑलरेडी बहुत है, पर देखा जाए अगर किसी को रेगुलर थेरेपी देते हैं ना जब हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसको जैसे कोई बहुत सीरियस होता है उसको हर 4 या 5 घंटे में जो है उसको इंजेक्शन ला के देते हैं, जिससे दोबारा उसमें मतलब उसमें ना चला जाए। तो ऐसे रेगुलर डोजिंग इंटरवल होता है कि कितने टाइम के बीच में दे रहे हैं, और ये बेसिकली वैसे क्या होता है हमारे हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है कि जैसे ही हमारी हाफ लाइफ अटेंड होगी हम उसको दोबारा जो है नया ड्रग दे देते हैं, और वही बीच का गैप हमारा डोजिंग इंटरवल होता है। अगर मोस्टली हमारा 8 घंटे का जैसे मान सकते हैं किसी किसी ड्रग के लिए। फिर हमारा आता है एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे आपने 100 mg दे दिया दोबारा, तो यहाँ पे 50 mg बचा हुआ था, 100 आपने और दे दिया तो ये 150 mg हो गया। इसी तरह मान लो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हम जल्दी जल्दी ड्रग ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ड्रग एलिमिनेट हो पाता है, तो एलिमिनेट अच्छे से नहीं हो पाता, उससे पहले नया एब्जॉर्ब हो जाता है, और ऐसे करके कई बार क्या होता है कि बॉडी में ड्रग बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और अगर ड्रग बॉडी में ज़्यादा हो गया तो वो हमारा क्या है टॉक्सिसिटी वगैरह भी कॉज कर सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है R इक्वल टू, यानी कि एक्यूमुलेशन इंडेक्स हमारा बोल सकते हैं, एक्यूमुलेशन इंडेक्स। तो ये R इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/1 माइनस E माइनस K, और यहाँ पे T बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे डोजिंग इंटरवल की कितने देर बार दे रहे हो, और ये हमारे यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन हो गया। तो ये हो गया एक्यूमुलेशन, यानी कि जितना ये को ज़्यादा होगा उतना हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी यूनिट, यानी कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। बाकी देखो यहाँ पे आपको बताया कि ये बहुत, यानी कि 4th and 5th ना लॉन्ग के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में तो इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं। बाकी समझते हैं कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। तो देखो नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि जैसे हम कोई भी ड्रग वगैरह देते हैं, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया था, ये पूरा है, तो हम जैसे ड्रग दे रहे हैं, मान लो हमने स्टार्टिंग से दिया, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है ड्रग का एब्जॉर्प्शन हमारा होता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इस तरह करते करते क्या होगा, जो इसका मेन टाइम है वहां पे जाके ड्रग हमारा पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से। ये हमारा नॉर्मल है, यानी कि ये है हमारी आम जिंदगी। लेकिन अब क्या होता है कई वजह से कि मान लो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब होकर क्या करता है कि वो हमारा बाइंड होता है प्रोटीन के साथ में, इसके अलावा वो हमारे रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब मान लो क्या हुआ कि इन सब की एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन मान लो कि ये हमारा है, तो कुछ ऐसे ड्रग हैं जो कैरियर बॉडी से एब्जॉर्ब होते हैं। अब मान लो ये कैरियर बॉडी हमारी सारी फुल हो गई, इधर रिसेप्टर हमारे सारे फुल हो गए, या हमारे ये फुल हो गया, कोई भी एक हो गया मान लो कि एब्जॉर्ब हो गया, तो अब क्या होगा ड्रग हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या कि देखो हमने टाइम दिया, टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। तो मान लो यहाँ तक हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन अब क्या है कि हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ड्रग हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ड्रग हमारा इतना ही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक नया हमारा देखो इस तरह का ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ क्या हमारा मिक्स ऑर्डर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है और यहाँ पे हमारा जीरो ऑर्डर चलता है कि भाई यहाँ पे हमारा टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे जो है डोज नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या इंडिपेंडेंट हो गया हमारा डोज के ऊपर। तो इसी वाले फंडे को हम यहाँ पे
जो है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक फिक्स लाइन में नहीं चल रहा है, हमारा पहले फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, उसके बाद जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा हो जाता है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक। और क्यों होता है, जो हमारे जो एंजाइम्स हो गए, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गए, ये सब अगर सैचुरेट हो जाते हैं तब हमको ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इट ऑकर्स व्हेन ड्रग कंसंट्रेशन डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद डोज, डोज के साथ हमारा ये कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, तो हमारा ये पूरा कहलाता है। और ये ग्राफ है, ये आपको बना के आना पड़ेगा जब भी आएगा ड्रग कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपका टाइम जब भी आएगा ना, आप ये पूरा का पूरा बना के आना, क्योंकि एग्जाम में शायद ये पूछा गया है 2 नंबर में भी। तो ये मतलब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर चेंज विद डोज, यहाँ पे डोज के साथ ये चेंज हो रहा है, जैसे फिनाइटोइन है, तो ये हमें नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे शो करता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में, और ये मान के चलो ना, ये आपका लॉन्ग के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। तो ये हमको सिंपल ये बताता है कि इट डिस्क्राइब द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म व्हेन एंजाइम सिस्टम बिकम सैचुरेटेड। अब देखो, जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा एंजाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा लीवर है और उसके एंजाइम अगर हमारे सैचुरेट हो गए, तो भाई कितने स्पीड से हमारा ड्रग मेटाबोलाइज होगा, यानी कि टोटल यहाँ पे ना एंजाइम के साथ जो रिलेशन है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का, वो पूरा यहाँ पे सिस्टम ये बताता है। तो ये हमको नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक बता रहा है। नॉन लीनियर मैंने क्या बोला कि एंजाइम अगर वो सैचुरेट हो गया तब कैसे काम करेगा, और ये किसको बता रहा है कि अगर इसमें सैचुरेट है, यानी कि सबस्ट्रेट वगैरह बन गया, तब हमारा ये कैसे काम करेगा। तो इसी पे पूरा डिपेंड करता है। अब ये बहुत बड़ी एक डेरिवेशन ये सब है, तो ये लॉन्ग में जाके देखोगे तभी आपको समझ आएगा। बाकी ये मेनली ड्रग के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसकी इक्वेशन हमारी बनती है V = Vmax.C/Km+V। तो ये हमारा पूरा माइकलिस मेंटन की इक्वेशन होती है। अब ये हमारे एंजाइम काइनेटिक में इस्तेमाल की जाती है पूरी, ठीक है। फिर हमारे आते हैं कॉज, हमारे क्या होते हैं नॉन लीनियर के। तो भाई हमारा है कि मेटाबॉलिक जो एंजाइम हमारे होते हैं, मान लो लीवर में, वो हमारे सैचुरेट हो जाए। इसके अलावा जो प्रोटीन बाइंडिंग है, जो मैंने बोला, वो सैचुरेट हो जाए, या हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जैसे हमारा कैरियर बॉडी है, ये सैचुरेट हो जाए। कुछ भी अगर ऐसा होता है तो हमारी जो है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक यहाँ पे शो हो सकती है। फिर हमारा एक यहाँ पे आता है बैगनर लेंसन मेथड के बारे में, नेल्सन। तो ये हमारा क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन डाटा। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा मान लो प्लाज्मा वगैरह है, तो इसमें से ड्रग हमारा कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके फ्रैक्शन को एक तरह से कैलकुलेट करता है, यानी कि ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करेगा। या सिंपल बोलूँ तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट हमारा होता है, यानी कि जो हमारा Ka होता है ना, उसको कैलकुलेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। बाकी ये हमारा उस वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिख गया है, उस वाले में आएगा जो आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, यानी कि यूनिट 3 थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। बाकी हमारा 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल पर पूरा लागू किया जाता है। बाकी हमको ड्रग एब्जॉर्प्शन की प्रोफाइल पता करने में हेल्प करेगा। बाकी इसकी एक इक्वेशन थी, अगर हो सके तो आप देख लेना, और थोड़ी लंबी चौड़ी थी, मैंने नहीं लिखी क्योंकि 2 नंबर में याद नहीं रहता। फिर हमारे यहाँ पे आता है BCS क्लासिफिकेशन। तो BCS के बारे में आप ऑलरेडी 5th सेम में पढ़ चुके थे, ये आपका 6th सेम में भी आ गया। जो आपका कौन सा सब्जेक्ट था नया वाला, उसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी की फर्स्ट में आपका आता है फिजियोकेमिकल फैक्टर जो हमारे थे उसमें, ठीक है। तो ये हमको क्या बताता है कि जैसे कोई भी जो हमारा ड्रग है, उसको यहाँ पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि ड्रग हमारा जैसे सॉल्युबल का मतलब क्या है कि हमारे पेट वगैरह में जाएगा, तो यहाँ पे जाके कितने आराम से वो यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा इस पूरे के साथ में, क्योंकि जितना अच्छा सॉल्युबिलिटी होगी उतना अच्छा वो बाद में एब्जॉर्ब होगा। दूसरा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एब्जॉर्ब करने के लिए उसको इसको मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करने की जो क्षमता है, एबिलिटी, उसको हम यहाँ पे परमेबल बोल देते हैं कि कितना परमेबल है। तो यहाँ पे हम अपने ड्रग को ना ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे क्लास 1 2 3 4। 1 में क्या होता है कि इसमें हमारे ऐसे ड्रग आते हैं, जैसे हमारे मान लो पैरासीटामोल है, या हम बोल सकते हैं फेनिटोइन है। ऐसे ड्रग आते हैं जो हाईली सॉल्युबल भी होते हैं और हाईली परमेबल भी होते हैं। फिर क्लास 2 में ऐसे आते हैं जो लो सॉल्युबिलिटी वाले हैं, हाई परमेबिलिटी वाले, यानी कि वो क्या है कि डिजोल्व कम होंगे, लेकिन हाँ वो उनकी ये एबिलिटी है कि वो इसको क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि लाइपोफिलिक है। देन 3rd में हमारे हाई सॉल्युबिलिटी लो परमिलिटी आती है, और 4th में हमारे लो सॉल्युबिलिटी लो परमिलिटी आता है, यानी कि इसका क्या दोनों का सब वीक होगा। तो इनके लिए हम ये जान सकते हैं कि क्लास 4 वाले हैं, इनका हम इंजेक्शन वगैरह बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लास 1 के पास हमारी गुड एब्जॉर्प्शन थी। तो अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब इनके जो एग्जांपल क्लास 2nd 3rd एंड 4th के, इनके एग्जांपल आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और जो आपको होमवर्क दिया जाए ना, वो आप भाई अच्छे से किया करो। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन लिपिंसिक रूल ऑफ 5। अब देखो ये रूल कहता है क्या करता है, जैसे हम जो ओरल रूट से कोई भी ड्रग वगैरह लेते हैं, तो ओरल रूट से हमारा ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगा उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे डिपेंड करता है, उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है हमारा लिपिंसिक रूल ऑफ 5। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ड्रग की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है, उस पर डिपेंड करता है। एक जैसे हमारा मोलिकुलर वेट हो गया, लाइपोफिलिटी हो गया, या हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ एग्जांपल के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई मोलिकुलर वेट है और ये हमारी मान लो मेम्ब्रेन है पूरी, ठीक है, जिसमें हमें क्रॉस करना है। तो अगर किसी का मोलिकुलर वेट हमारा 500 से कम है, तो वो इजीली इसमें क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गई। फिर उसका जो लॉग पी की वैल्यू है हमारी, यानी कि लाइपोफिलिटी है, अगर वो 5 से कम है, यानी कि हाईली लाइपोफिलिक है, तो हमारा
इजीली यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। फिर अगर उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स है तो डोनर्स अगर इससे कम है तो भाई एब्जॉर्ब कर जाएगा, इससे ज़्यादा है तो एक्सेप्टर ये नहीं करेगा। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये रूल हमको ये बताता है कि जो हमारी गुड ओरल एब्जॉर्प्शन कितनी क्या कैसे होनी चाहिए, और उसके लिए कुछ पैरामीटर हमको ये बताता है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए। जो हम भी आपको वैसे बताते हैं कि मान लो आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, अगर लाइपोफिलिक है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, पार्टिकल साइज छोटा है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो यही सब चीज़ें, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो यही सब जो बेसिक बातें हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को डिसाइड करने में हेल्प कर रही हैं, वही सारे की सारी हमारी लिपिंसिक रूल ऑफ 5 कहलाती हैं। तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है डिफाइन स्टैटिकल मूवमेंट थ्योरी। अब देखो ये हमारी एक ना नॉन कंपार्टमेंट अप्रोच होती है जिसमें हम ड्रग कंसंट्रेशन टाइम डाटा मतलब पूरा ऐसे निकालते हैं। अब इसमें ना एक हमारे मीन रेजिडेंस टाइम आता है और ये हमको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन समझने में हेल्प करता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे पूरा हमारा ग्राफ वगैरह बनेगा और इसमें हम MRT इसके बारे में आपको ना कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट है उन्होंने तो 4th एंड 5th यूनिट देख ली होगी ऐप के अंदर जाके, तो उनको मैंने ये अच्छे से बताया हुआ है। और ये पूरा फंडा क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताया, देखते भाई आप लोग पढ़ते हो, समझ आता है या नहीं आता है। तो ये MRT का आपका मान लो कि होमवर्क है हमारे क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और भाई बता देना, बेइज्जती मत करा देना कि भाई क्रैश कोर्स लेके आपने ये समझा होगा, तो ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सॉफ्ट ड्रग के बारे में। तो ये हमारे ना एक्टिव कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली डिजाइन किया जाता है कि रैपिडली हमारे मेटाबोलाइज हो जाए और रैपिडली हमारी बॉडी में जाके करें इफेक्ट प्रोड्यूस करे। यानी कि मान लो ये हमारा ड्रग है, सॉफ्ट ड्रग है, तो बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाके एक्शन देगा और एक्शन देके डायरेक्टली क्या करेगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा और हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इससे क्या फायदा होता है कि अगर हमारी बॉडी में तुरंत ही एक्शन देके बाहर जा रहा है तो इसके क्या है, मिनिमम साइड इफेक्ट होंगे और टॉक्सिसिटी हमारी बहुत कम होती है। तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि ये क्या करते हैं, इजीली काम करने के बाद अपने इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा ईस्मोलर हो गया। देन थर्ड हमारा यहाँ नेक्स्ट हमारा आता है ADME के बारे में। तो ये हम जानते हैं कि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये तो हमने देख लिया। यानी कि कोई ड्रग पहले जब एब्जॉर्ब होगा तभी ब्लड में पहुंचेगा और जब ब्लड में पहुंचेगा तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी के बाद यानी कि रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्शन देगा तभी मेटाबोलाइज होगा और जब मेटाबोलाइज होगा तभी मेटाबोलाइज, और इनका तो एकदम गहरा रिश्ता है कि जब मेटाबोलाइज होगा तभी वो एक्सक्रीट आउट हो सकता है। तो इन सब का कनेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, जब भी आएगा आप लिख के आ सकते हो। यानी कि टुगेदर यानी कि साथ में ये सब क्या करते हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अब एंड में लास्ट हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो बायोफार्मास्यूटिक्स हमारी हेल्प करता है ये समझने में ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, डिजाइन कैसे करेंगे इफेक्टिव डोजेज फॉर्म को, और इसके अलावा ऑप्टिमल बायोबिलिटी और थेरेपेटिक इफेक्ट को। तो ये हमारा ड्रग डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा पार्ट। अब देखो मैंने आपसे जो कमेंट सेक्शन में पूछना है वो आपको पूरा का पूरा अच्छे से बताना है। यानी कि जो मैंने आपसे पहला पार्ट, क्योंकि ये वाला ना बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन, ये आपका होमवर्क हो गया। इसके बाद डोजेज रेजिमेंट के बारे में और बीच में जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई इसको कैसे क्या करना है। बाकी टॉप 10 मैराथन को आपको नहीं भूलना। बाकी इसकी जो PDF है, टॉप 10 वाली PDF है, सारी आपको केवल फार्मा के अंदर क्रैश कोर्स में मिल जाएगी। आप लोग जाके जो है इनरोल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सभी अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।